हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। और मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी बच्चों की जो तैयारी है अपने एग्जामिनेशन को लेके वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा रिवीजन टेस्ट पेपर दैट इज आरटीपी ऑफ पेपर नंबर 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग, जो इंस्टीट्यूट ने जस्ट कुछ दिन पहले रिलीज किया था फॉर द जनवरी 2025 अटेम्प्ट। एंड रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी हमेशा ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन से पहले करने, बिकॉज काफी बार ऐसा देखा जाता है कि वहां से क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। एंड इन दिस आरटीपी आई विल से कि इन लोगों ने और जो इंस्टीट्यूट ने हमारी तरफ से इन्होंने कोई भी मेजर बड़े चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं दिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में बोलूं बड़ा कैश फ्लो का कोई प्रैक्टिकल है, आईआर, अमेलगमेशन ब्रांच, हाउएवर उन्होंने मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए बच्चों के क्वेश्चन दिए जिससे उनके और अच्छे तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है रिवाइज हो जाए। एंड काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के सेम है जो ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में किए, बट कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली डिफरेंट न्यू फ्रेम करे गए हैं जो ऑब्वियसली हमारे लिए देखने जरूरी हो जाते हैं, इवन तो कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने उन चीजों को पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, बट वो थोड़े से नए क्वेश्चंस है। तो नाउ हम लोग अपने पास बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पूरे के पूरे आरटीपी की डिस्कशन को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो दैट इज पार्ट 1, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द केस सिनेरियो। नाउ क्वेश्चन क्या बेटा, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है सूर्या लिमिटेड के दो फिक्स एसेट्स है, एक है FA1 जो बैलेंस शीट में दिख रहा है कितने का, 600 lakhs का, और एक FA2 है जो दिख रहा है बेटा 300 lakhs का। 31 मार्च 2024 को ईयर एंड पे जो वैल्यू इन यूज है FA1 की वो 500 lakhs है, और जो नेट सेलिंग प्राइस है वो है 550 lakhs। तो ये वैल्यू इन यूज नेट सेलिंग प्राइस कौन से एएस में यूज होते हैं? अच्छा सर, AS28 में इंपेयरमेंट में यूज होते हैं। हाँ, देखते हैं उसी से रिलेटेड होगा फिर। और कंपनी ने अपवर्ड रिवैल्यूएशन भी करी थी लास्ट ईयर 20 lakhs के FA1 की। तो ये FA1 का डाटा दे दिया आपको। 31 मार्च 24 को ही वैल्यू इन यूज FA2 का जो है वो 350 लाख है और नेट सेलिंग प्राइस उसका 320 लाख है। तो दोनों के बारे में बता दिया। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच इज द टोटल इंपेयरमेंट लॉस फॉर करंट ईयर फॉर FA1। तो FA1 का इंपेयरमेंट लॉस ना, तो इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है सर? सबसे पहले हम निकालते हैं रिकवरेबल अमाउंट, जिसे RA बोल देते हैं हमें शॉर्ट में, रिकवरेबल अमाउंट, जो कि हायर होता है वैल्यू इन यूज और आपके पास में नेट सेलिंग प्राइस। तो वैल्यू इन यूज कितने बेटा, 500 लाख, हम FA1 की बात कर रहे हैं, और नेट सेलिंग प्राइस कितना है, 550 लाख, विच एवर इज हायर दैट इज 550। और इंपेयरमेंट लॉस क्या होगा सर? इंपेयरमेंट लॉस होगा कैरिंग अमाउंट जो कि इसका कितना है, 600 लाख, माइनस रिकवरेबल अमाउंट, तो वो कितना हो गया, 50 लैक्स। तो 50 लैक्स आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा इसका, FA1 का, फिक्स एसेट 1 का, ठीक है ना। तो हमारा क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है? कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। फिर कहते हैं हाउ मच विल बी द इंपेयरमेंट लॉस विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट ईयर फॉर FA1। तो कितना इंपेयरमेंट लॉस पेयर में जाएगा? नॉर्मली हम बोलते हैं जितना है सारा चला जाएगा, बट अगर कभी पहले रिवैल्यूएशन करी है तो उस केस में जो इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है वो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री जो बेसिकली बनती है वो क्या बनती है, आपके पास में इंपेयरमेंट लॉस जो आ रहा है वो आपके पास किससे एडजस्ट होगा, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा कितने से, आपके पास में कितना है इसका रिवैल्यूएशन रिजर्व? सर इसका रिवैल्यूएशन रिजर्व है 20 लाख का। तो इसमें से जो 50 लाख का इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है इसमें से 20 लाख तो बेटा किससे एडजस्ट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व से, और रिमेनिंग 30 लाख ही जाएगा PL में। उसने पूछा है PNL में कितना जाएगा, तो PL में तो 30 जाएगा ना। एसेट को कम 50 से करेंगे, एसेट को कम 50 से करेंगे, तो हमारी जो एंट्री डल रही है रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20 लाख, PNL अकाउंट डेबिट या इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 30 लाख जो PNL में जाएगा, टू जो एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस है 50 लाख। तो PL में कितना जाएगा बेटा, उसने जो सवाल पूछा दैट इज 30 लाख, ठीक है ना। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, हाउ मच इज द टोटल इंपेयरमेंट लॉस फॉर करंट ईयर फॉर FA2। तो करंट ईयर का उसका बताना है FA2 का। तो इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है पहले ये देख लेते हैं। तो इसके बारे में बेटा मैंने ग्रीन से जो अंडरलाइन किया, इसका वैल्यू न्यूज है 350 और नेट सेलिंग प्राइस है 320। तो 350 और 320 विच एवर इज हायर 350, और इसका कैरिंग अमाउंट कितना है, कैरिंग अमाउंट है 300 लाख। बेटा यहाँ तो इंपेयरमेंट लॉस ही नहीं हुआ, अरे कैरिंग अमाउंट तो कम है, रिकवरेबल अमाउंट ही ज्यादा है, तो नो इंपेयरमेंट लॉस।
कोई इम्पेयरमेंट लॉस आई नहीं, नील होगा आंसर। आंसर में कोई यहाँ पे बच्चों को लगता है फटाफट से डिफरेंस देख लो, अरे भाई कॉन्सेप्ट तो लगा, कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है रिकवरी अमाउंट कम है तो लॉस बुक करूंगा, गेन की तो बात ही नहीं आती स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे नील हो गया। और व्हाट विल बी द कैरिंग वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 24 फॉर FA1, तो कैरिंग वैल्यू कितनी होगी FA1 की बेटा, कैरिंग अमाउंट का मतलब है कितने में दिखाया जाएगा आपकी किताब में। तो बेटा इंपेयरमेंट लॉस क्योंकि रिकॉर्ड हुआ है तो उसका वैल्यू कम हो जाएगी, तो कितने का था एसेट 600 लाख का, इंपेयरमेंट लॉस कितना बुक किया 50, तो 600 में से 50 कम होकर कितने पे आ जाएगा 550 पे आ जाएगा, कितने में आ जाएगा 550 पे आ जाएगा। तो 600 लाख माइनस 50 लाख का इंपेयरमेंट लॉस है, तो 550 लाख पे एसेट दिखेगा, तो वो आपके पास डी का आ जाएगा फर्स्ट, डी का आ जाएगा फर्स्ट। एक और एमसीक्यू मैं उसको भी देख लेता हूँ, फिर इकट्ठे ही चेक कर लेते बेटा। ये आपके पास डायरेक्ट आ रहा है जनरल एमसीक्यू है, द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट कहाँ जाता है बेटा। सर जो FCMITD है छोटा सा अकाउंट AS11 के बोलते हैं, इसे सेपरेटली दिखाते रिजर्व एंड सरप्लस में, सेपरेटली दिखाते रिजर्व एंड सरप्लस में। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नो, रिजर्व एंड सरप्लस सेपरेट आइटम बिल्कुल सही, नॉन करंट एसेट है करंट एसेट नो जी, ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है एज सेपरेट लाइन आइटम जो स्पेसिफिकली कहा जाता है। तो एक बार एमसीक्यूज देख लेते हैं हमारे पास जो आंसर्स आए बेटा, सेकंड है थर्ड है इसका, तो बिल्कुल सही, इसका सेकंड इसका थर्ड। इधर आपके पास क्या बेटा फोर्थ फर्स्ट और बी, फोर्थ फर्स्ट और बी, तो ये हमारे एमसीक्यूज जो दे रखा था, एक केस स्टडी बेस्ड थे और एक डायरेक्ट एमसीक्यू था, वो कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ चलते डिस्क्रिप्टिव पे बेटा, स्टार्टिंग विद वेरी इजी क्वेश्चन, एएस नंबर 1 का है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS1 हमारे पास आ रहा है। ABC लिमिटेड सेम क्वेश्चन किया हुआ हमने, फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री बेस्ड ऑन नो इश्यूज फॉर द लास्ट 12 मंथ्स अप टू 31 मार्च 23। बेटा एक कंपनी जो है वो प्रोविजन बना रही थी नॉन मूविंग इन्वेंट्री, नॉन मूविंग मतलब जो इन्वेंट्री बिक नहीं रही पड़ी है गोडाउन में, और वो इस बेस पे बना रही थी कि जो पिछले 12 महीने से पुराना स्टॉक पड़ा है, जो 12 महीने से इश्यू नहीं हुआ ईयर एंड तक, कंपनी अब प्रोवाइड करना चाहती है इस साल ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 पे बेस्ड ऑन टेक्निकल इवेल्यूशन। तो वो एक टेक्निकल फॉर्मूले कह रहा है कि वजह से अब अपने पास प्रोविजन बनाने का सोच रही है, पहले देख रही थी जो 12 महीने से पुराना पड़ा है उसकी बना देते हैं, अब टेक्निकल इवेल्यूशन पे। टोटल स्टॉक जो है वैसे हमारे पास 100 लाख का है, 12 महीने इशू के हिसाब से बनती, नो इशू के हिसाब से बनती, 12 मंथ्स नो इशू, तो आपका 3.5 लाख और टेक्निकल वैल्यूएशन के हिसाब से 2.5 लाख बनती है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन। बेटा क्या है चेंज इन पॉलिसी, द आंसर इज नो। ये चेंज इन पॉलिसी एक एस्टिमेट अनुमान का ही चेंज करने का तरीका है, भाई हमें लग रहा है एक बेटर अनुमान है तो हम उसको करें, तो चेंज इन एस्टिमेट, दिस नॉट अ चेंज इन पॉलिसी, ठीक है ना। तो क्या कंपनी वैसे चेंज कर सकती है, यस हम वो करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई ये वाला जो तरीका है इससे हमारे को बेटर लग रहा है तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, पर ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है। तो यहां पर मैं डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल वैल्यूएशन डज नॉट अमाउंट टू चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, तो ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ठीक है। द अकाउंटिंग पॉलिसी में रिक्वायर की प्रोविजन बनानी है, ठीक है ना, अकाउंटिंग पॉलिसी है कि प्रोविजन बना रहे हैं हम लोग। द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन में बी चेंज, अगर मोर प्रूडेंट एस्टिमेट आपको मिल रहा है तो आप मेथड चेंज कर सकते हो, अगर आपको बेटर एस्टिमेट मिल रहा है तो वो एक एस्टिमेट करने का तरीका है। इन द गिवन केस कंसिडरिंग की टोटल स्टॉक जो है, चेंज इन द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फ्रॉम 3.5 लाख से 2.5 लाख इज ऑल्सो नॉट मटेरियल, तो वैसे वो इतना मटेरियल भी नहीं है सिग्निफिकेंट में, 1 लाख का कंसिडरिंग 100 लाख का स्टॉक है, ठीक है। डिस्क्लोजर वैसे इसका अकाउंट्स में दिया जा सकता है बाय ऑफ न्यू नोट्स टू अकाउंट्स, तो डिस्क्लोजर क्या दे सकते हैं हम जनरल, कि कंपनी ने अब नॉन मूविंग इन्वेंट्री के बेस पे आपके पास जो है बना रहे प्रोविजन जो है टेक्निकल वैल्यूएशन पे अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर्स। अगर पुराना ही मेथड फॉलो करते जो पिछले सालों में था तो प्रॉफिट जो है इस साल का और जो कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट है नेट एसेट्स पे वो लोअर होता 1 लाख से। बेटा मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप ये भी बता सकते हो कि चेंज करने से क्या हुआ, चेंज करने से क्या हुआ, तो जैसे पिछले साल आपके पास नॉर्मली आप बनाते हो तो 3.5 बनाते हो, अब 2.5 बना रहे हो, तो आप इसका इफेक्टिवली खर्चा जो है अल्टीमेटली अब कम डलेगा, खर्चा कम डलने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ वो क्या लिखते हैं, अगर पुराना फॉलो करते, अब ये लिख सकते हो इसके फॉलो करने से ऐसा हो रहा है, मतलब हम पुराना फॉलो करते तो 3.5 लाख, नए के से 2.5 लाख, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट एसेट्स बढ़ रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि अगर पुराना फॉलो करते तो कम होता, तो बात वही है, नए के करने से क्या होगा, वो मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ कि आपका प्रॉफिट बढ़ता, पुराने अगर फॉलो करते तो वो कम होता, बात वही है, आपको इंपैक्ट एक तरीके से बताना है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है बेटा AS3 का कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें सिर्फ वो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश इक्विवेलेंट में बता दीजिए, जो पता नहीं हम कितनी बार करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग बेटा क्या है, फाइनेंसिंग है। ट्रेड रिसीवेबल से मिला, ऑपरेटिंग है। ट्रेड कमीशन मिली, ऑपरेटिंग।
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट बेची, इन्वेस्टिंग। इंटरिम डिविडेंड पे किया बेटा, फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट मिला डिवेंचर्स पे, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड मिला शेयर्स पे, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। रेंट मिला प्रॉपर्टी पे, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कहीं पे। डिविडेंड पे किया, फाइनेंसिंग। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होगी, कैश इक्विवेलेंट। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में अगर वो लिखता है कि उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू है, क्योंकि हम यही मानते हैं ना, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। अगर वो स्पेशली लिख देगा सिग्निफिकेंट रिस्क है तो हम बोलेंगे कैश इक्विवेलेंट नहीं है, फिर वो आइडली कैश फ्लो के अंदर में फिर वो इन्वेस्टिंग में जा रहा होता है एक प्रकार से, ठीक है ना। वो नॉट अ कैश इक्विवेलेंट लिख देता है। तो यहाँ पर मैं ये आंसर दिया बेटा, ये एक्टिविटीज जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा एएस नंबर 5 का। तो ये क्या कह रहे हैं, किया हुआ क्वेश्चन अगेन लेक्चर में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लास्ट 3 years एक कंपनी जो ओनिंग एंड ऑपरेटिंग हेलीकॉप्टर्स है उनके 4 हेलीकॉप्टर्स का लॉस हो गया। तो ऑब्वियसली वो कंपनी जो हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहे होंगे 4 हेलीकॉप्टर का नुकसान हो गया। कंपनी के अकाउंटेंट को लगा कि क्रैश के बाद जो मेंटेनेंस प्रोविजन इनकी बनाते थे क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव हेलीकॉप्टर्स, अब उसकी आवश्यकता नहीं है भैया। हम इनकी प्रोविजन बना रहे थे कि जो मेंटेनेंस का इनका खर्चा लगेगा, अब वो हेलीकॉप्टर ही नहीं रहे तो प्रोविजन का क्या करोगे, तो प्रोविजन की अब जरूरत नहीं है। एंड प्रपोज टू राइट इट बैक टू द पीएनएल अकाउंट एज अ प्रायर पीरियड आइटम। और हमने जितनी प्रोविजन बनाई हुई है उसे रिवर्स कर रहे हैं और उसे क्या दिखाया, एज अ प्रायर पीरियड आइटम दिखाया। क्या कंपनी की ट्रीटमेंट सही है, वैसे देखो हमेशा ज्यादातर केस में कंपनी गलती करती है, यहाँ भी गलती है बेटा। प्रायर पीरियड आइटम जो होती है वो होती है अगर कोई गलती करी है पिछले सालों में, तो अगर जो चीज वो पूछ रहा है पहले तो वो उसकी डेफिनेशन देखो, बोलो कि नहीं है। प्रायर पीरियड आइटम होता है कि कोई भी आपने पिछले सालों में एरर किया है, कोई ओमिशन किया इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। सिंस यहाँ कोई हमने गलती नहीं करी, गलती होती कि हेलीकॉप्टर थे और प्रोविजन ही नहीं बनाई, जरूरी थी बनानी, या हेलीकॉप्टर थे ही नहीं और मैं फिर भी प्रोविजन बनाई जा रहा हूँ, क्योंकि एरर कोई कर रहा हूँ। यहाँ कोई गलती तो ना करी, हेलीकॉप्टर थे प्रोविजन बनाई थी, अब तो मैं उनके नहीं रहे तो मैं प्रोविजन रिवर्स कर रहा हूँ। हाँ, अब बात आता है कि ये क्या है, फिर प्रायर पीरियड नहीं है तो बेटा अब ये जो है आपके पास, आप बोलेंगे सर ऑर्डिनरी की एक्स्ट्रॉर्डनरी, क्योंकि धंधे से रिलेटेड है नॉर्मली। अब ये बोलेंगे रेकरिंग चीज नहीं है यार, हेलीकॉप्टर्स का नुकसान हुआ है, लॉस हो गया, इसकी वजह से रिवर्स कर रहे हो, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो इट्स वेरी इनफ्रीक्वेंट, इरेगुलर है, तो ये अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डनरी होगी, जिसका हमारे AS5 के हिसाब से सेपरेट डिस्क्लोजर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप सेपरेट डिस्क्लोजर देंगे इस रिवर्सल का। तो अब यहां पर मैं यही बात लिखी की है, ये आपके पास जो बैलेंस अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस प्रोविजन जो पीएन में रिवर्स करी गई है, जिसकी अब आवश्यकता नहीं है ड्यू टू क्रैश, इज नॉट प्रायर पीरियड आइटम। वैसे आपने कंक्लूजन पेपर में ऐसे मत स्टार्ट करिए, हमेशा लिखिए कि पहले वो एप्लीकेबल प्रोविजन, एप्लीकेबल प्रोविजन प्रायर पीरियड आइटम क्या होती है, फिर बोलना है कि क्योंकि कोई गलती नहीं करी तो प्रायर पीरियड नहीं है। उन्होंने वो थोड़ा सा उल्टा लिखा है, बिकॉज देयर वाज नो एरर इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द टर्म प्रायर पीरियड आइटम जो है वो रेफर क्या करती है, वो इनकम और एक्सपेंस जो इस साल हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ गलती यू मेजर इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन और मोर प्रायर पीरियड्स। तो जो बैलेंस अब आपके पास में पड़ा है वो आपके पास कोई गलती नहीं करी, सो अपने आप में वो कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रायर पीरियड आइटम, ठीक है ना। सिंस सच राइट बैक इज नॉट एन ऑर्डिनरी फीचर ऑफ द बिजनेस, तो वो अपने आप में एक एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ऑर्डिनरी नहीं है। और पैरा 8 क्या बोलता है, पैरा याद है बट गुड नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स को हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं पीएल में, और उनका नेचर अमाउंट क्या करते हैं बेटा, सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाता है, ताकि उनका इंपैक्ट करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस पे परसीव हो सके। तो वो जो राइट बैक है वो डिस्क्लोज होगा एज एक्स्ट्रॉर्डनरी रादर देन प्रायर पीरियड, तो वो आपके पास में एक्स्ट्रॉर्डनरी दिखाया जाएगा, ना कि प्रायर पीरियड, ठीक है जी। यस सर। देन अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है बेटा AS नंबर 7 से। ये क्वेश्चन आपका आ रहा है, रोज कंस्ट्रक्शंस अंडरटेक टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने एक ब्रिज बनाने की बात करी बेटा गवर्नमेंट ऑफ यूपी के लिए। कंस्ट्रक्शन कमेंस हुई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 एंड इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कहते हैं जी एक ब्रिज बनाने की बात हो रही है और जो कंस्ट्रक्शन है जो इस साल में हुई है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी अगले साल तक, ठीक है जी। तो हम अब इस साल बना रहे हैं और अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है फिक्स प्राइस वो 12 करोड़ है और उसमें एस्केलेशन क्लॉज भी है। आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस साल के एंड में, तो फर्स्ट ईयर एंड पे डाटा दे रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आई थिंक हमारे लेक्चर नोट्स के अंदर में क्वेश्चन नंबर 2 है जो क्लास के क्वेश्चन है, इनफैक्ट असाइनमेंट क्वेश्चन। कॉस्ट इंकर्ड जो हुई है वो इस साल के एंड तक बेटा 4 करोड़ हुई है और कॉस्ट एस्टिमेटेड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट 6 करोड़ है।
तो 4 करोड़ का खर्चा लग चुका है, 6 करोड़ और लगेगा। तो एस्केलेशन इन कॉस्ट जो है वो बस बाय 5%। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 5%। बेटा इसमें जब भी वो आपको दे देता है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, वो बता ही दिया, तो वो ऑब्वियसली एस्केलेशन इन कॉस्ट लेने के बाद ही है। भाई एस्टिमेटेड बता ही दिया, तो वो तो बोल ही रहा है कि हमने जो सोचा था उसमें 5% ऑलरेडी बढ़कर ही है, तो वो इंक्रीज के बाद ही है। कॉस्ट में तो एस्केलेशन होने के बाद ही है, वो वैल्यू दे ही रहा है ना, इतना लगेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। कह रहा बताओ कितना परसेंट काम हुआ है एंड बताओ कितना रेवेन्यू प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा कितना परसेंट काम हुआ है कैसे निकालते हैं सर? हम निकालते हैं कॉस्ट टिल्डेड डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इनटू 100। तो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट कितनी हुई? 4 लग गया है, 6 लगेगा तो 10 करोड़। तो 4 डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इंटू 100, तो 4 ये आपके पास हो गया, तो आपके पास 40% काम हो गया। तो कितना रेवेन्यू आपका रिकॉर्ड होगा और प्रॉफिट? तो रेवेन्यू कितना होगा बेटा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकलेगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 12 करोड़ वैसे है, पर क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, जो भी हमने एस्टिमेट की थी उसे बढ़ रही है, और वो कॉस्ट उसके बाद ही है, तो 5% से बढ़ा दीजिए। तो 12 प्लस 5% करके 12.7 टोटल हो गया। इस साल कितना रिकॉर्ड करोगे सर? 40% काम हुआ तो 40% रिकॉर्ड करेंगे। तो 12.7 का 40% इतना आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा इस साल का। और कितना प्रॉफिट बना? 5.04 माइनस 4 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। बेसिक सा क्वेश्चन था, आसान सा था, बिल्कुल इजीली आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। देन अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा एएस नंबर 9 का, रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो हमारा स्टैंडर्ड है। कहता है मिथ्या लिमिटेड ने एंटर किया एक एग्रीमेंट विद सत्या लिमिटेड फॉर द सेल ऑफ गुड्स। जो 8 लाख के गुड्स है उसे किस पे बेचा? प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। तो 8 लाख का 20% हुआ 1.6 लाख, तो आपके पास 9.6 में हमने बेचे। सेल ट्रांजेक्शन जो हुई है वो हमारी 1 फरवरी 24 को हुई। सेम डे सत्या लिमिटेड ने एक और एग्रीमेंट कर लिया मिथ्या के साथ ही कि रीसेल करेगा वो सेम गुड्स 10.8 लाख में 1 अगस्त को। ओहो, आज बेच रहे हैं, वापिस खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया आज ही, 1 फरवरी को ही कर रहे कि 1 अगस्त को मैं तुमसे खरीदूंगा वापस। तो ये हो गया सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट बेटा। सेट द ट्रीटमेंट क्या होगी इस ट्रांजेक्शन की इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिथिया एज ऑन 31 मार्च 24। और ये जो रीसेलिंग प्राइस है उसमें होल्डिंग कॉस्ट कवर है। भाई गुड्स उसके पास पड़े रहेंगे तो ऑब्वियसली उसका वो कवर ले रहा है ना, तभी तो वो एक्स्ट्रा पैसे और वो ब्याज के तौर पे रिकॉर्ड होता है। कह रहे हैं एंट्रीज डाल दीजिए इन द बुक्स ऑफ मिथ्या लिमिटेड। क्या एंट्रीज डालेगी? तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं? सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट, ठीक है जी। और सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट्स में हमारा स्टैंडर्ड बहुत क्लियरली बोलते हैं कि ये एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। कौन सा बेटा? फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है, ये कोई सेल नहीं है। तो इसमें कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो रहा, इसमें कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो रहा। हाँ, अब हम एक प्रकार का ये लोन के तौर पे दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा? अगर मैं आपसे बोलूं तो हमने 1 फरवरी को और डेट है 1 अगस्त, तो आज जो हमने किया है बेटा सेल जो दिखाया है वो कितने पे दिखाया है? 8 लाख प्लस 20% करके, विच इज 9.6 लाख। और इस दिन जो हम रीपरचेज करेंगे कितने पे करेंगे? 10.8 लाख पे जो उसने बोला है। तो ये बीच में कितने महीने हैं सर? 6 महीने। अब ये जो डिफरेंस है इसे क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? ये एक प्रकार का ब्याज है, इंटरेस्ट है। कितना? 1.2 लाख का। ये ब्याज है आपके पास कितना? 1.2 लाख का। अब ये ब्याज ओवर द पीरियड बुक हो जाएगा ना। ये कितने महीने का ब्याज है? 6 महीने का। और हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को बेटा। तो फरवरी और मार्च 2 महीने, फरवरी और मार्च 2 महीने यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपका ये 4 महीने का बनेगा। तो हमें इस साल में कितना ब्याज रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर? प्रोपोर्शनेटली 2 महीने का। तो हम ब्याज को ओवर द पीरियड रिकॉर्ड कर लेंगे ना, इंटू 2/6। तो 1.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, 0.4 अब रिकॉर्ड होगा इस साल में, और 0.8 लाख जो बचा हुआ है वो अगले साल रिकॉर्ड होगा। तो ये ब्याज है। तो हमें बताना है कि ये फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। सेल एंड रीपरचेज जो है इट इज़ नॉट अ सेल, इसमें कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ रिजल्टिंग इनफ्लो, इज नॉट अ रेवेन्यू। और ये एक प्रकार का क्या दिखाया जाता है? एक लोन दिखाया जाता है, लोन या एडवांस के तौर पे। और हमारे पास उसी की हम रीपेमेंट दिखाते हैं, और अल्टीमेटली जो है जो डिफरेंस है वो हमारा ब्याज के तौर पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इन द गिवन केस मिथ्या लिमिटेड ने कंकरेंटली एग्री किया कि रीपरचेज करेंगे सेम गुड्स को सत्या से 1 फरवरी जो आपके पास बेचे जा रहे हैं। रीसेलिंग प्राइस आपके पास प्री डिटर्मिंड है। ट्रांजेक्शन जो हो रही है वो अकाउंट फॉर हो गया एज अ फाइनेंसिंग रादर देन सेल।
ठीक है ना। तो रिजल्टिंग जो पैसा आया है वो आपका रेवेन्यू नहीं है, ठीक है। जो तो एंट्री क्या डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1 फरवरी को, टू एडवांस फ्रॉम सत्या, एडवांस लिख दो या लोन फ्रॉम सत्या लिख दो, एक ही बात है। और 31 मार्च को बेटा इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस जो आपका रिकॉर्ड हो रहा है टू सत्या लिमिटेड, जो लोन फ्रॉम सत्या लिमिटेड है वो 0.4 लाख का है, जो मैंने निकाला 2 महीने का। और वो फाइनेंस चार्जेस हमारे कहाँ चले जाएंगे, पीएनएल में खर्चे के तौर पे 0.4। अगले साल कितना रिकॉर्ड होगा, 0.8 का, फिर से सेम एंट्री डलेगी। और फिर हम उसे वापस कर देंगे, वो 9.6 तो लिया था, इतने से 0.4 0.8 से क्रेडिट कर करके वो 10.8 पहुंच गया, और उसे रीपे कर देंगे। आज पैसे लिए है, कल को रीपे कर देंगे। तो ये हमारे पास में आ गया। और जो बैलेंस ऑफ सत्या लिमिटेड अकाउंट है वो कहाँ दिखेगा, एडवांस के अंदर एंड द हेडिंग लाइबिलिटीज। तुम्हारी एक प्रकार की बोरिंग है, वो लाइबिलिटी साइड पे दिख रहा होगा जो हमने पैसे लिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास, आप लोन फ्रॉम लिख दीजिए, एडवांस फ्रॉम वर्ड लिख दीजिए, फाइनेंस चार्जेस आपके पास उसके नाम पे ड्यू हो गए, और वो कहाँ चले जाएंगे, पीएनएल में सिंपली। अगले साल की नहीं मांग रहा, वो सिर्फ एंट्रीज कब की मांग रहा था बेटा, 31 मार्च 24 तक की मांग रहा था। अगले साल की सेम आएगी, वो 0.8 से आएगी, और फिर आप 10.8 रीपे कर देंगे, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा एएस नंबर 10 का। एएस नंबर 10 में आपके पास क्या कह रहा है वो, एमएस लिमिटेड ने एक्वायर करी एक हैवी मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1 करोड़, जिसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं है ऑफ द कंपोनेंट पार्ट। तो 1 करोड़ की एक सिंगल मशीन है, उसका कोई पार्ट्स की ब्रेकअप नहीं है। एस्टिमेटेड लाइफ उसकी कितनी है बेटा, 10 साल। कहते हैं छठे साल के अंत में जाके एक मेजर कंपोनेंट जो उसका था टरबाइन, उसकी अब रिप्लेसमेंट होनी है। एज फर्दर मेंटेनेंस उसकी अब अनइकोनॉमिकल पड़ रही है, तो मुझे उसका एक हिस्से को बेसिकली अब रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो मेरे लिए वारा नहीं खा रहा है, अनइकोनॉमिकल है। रिमाइंडर ऑफ दी जो आपके पास में मशीन है वो सही है, और एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। हाँ, तो 10 साल थे ना, 6 बीत गए, 10 साल लाइफ थी, 6 बीत गए, तो 4 वो बाकी हिस्सा चल जाएगा। हाँ, सिर्फ टरबाइन चेंज करना पड़ेगा कंपोनेंट को। कह रहे जो नया टरबाइन है वो 45 लाख का मिल रहा है, और डिस्काउंट रेट एज्यूम कर लीजिए 5%। बताओ कैन द कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट एंड इफ सो व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी यूज। तो बेटा यस, हम यही तो बोलते हैं, अगर कोई पार्ट रिप्लेस कर रहे हो तो हमने क्या करना है, पुराने पार्ट की जितनी वैल्यू दिख रही है उसे हटा दो और नए पार्ट को कैपिटलाइज कर दो, पहली बात। अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि हमें ब्रेकअप अवेलेबल नहीं था इनिशियली, तो हम वो कैसे निकालेंगे, जो पुराना पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी बची है। तो हमें इसमें प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमें वो सेंटर रिकमेंड करता है। अगर आपको इनिशियली ब्रेकअप नहीं पता कि 1 करोड़ में से टरबाइन का हिस्सा कितना था, पहले हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में से 1 करोड़ है, उसमें से 6 साल की डेप्शन लगाने के बाद तो वैल्यू पता चल जाएगी, वो टोटल की है इंक्लूडिंग द टरबाइन, तो वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास न्यू टरबाइन विल प्रोड्यूस द इकोनॉमिक बेनिफिट्स और उसकी कॉस्ट मेजरेबल है। आइटम शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट। ओरिजिनल इनवॉइस जो था उसमें टरबाइन का हिस्सा नहीं पता था, तो हम उसे ही अपने पास में यूज करेंगे डिस्काउंट करके, वो हम देखते कैसे आएगा। तो बेटा ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी हमारी, वो थी 1 करोड़, 6 साल की डेप्शन लगेगी, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 10, 6 साल की 60 लाख लगी, तो आज कितने का दिख रहा है हमारा एसेट्स, 6 साल बाद 40 लाख का, सिंपल। 10 साल लाइफ थी, 6 साल बीत गए, तो 60 लाख डेप्शन लगी, बचा हुआ 40 लाख है। अब हमारे पास आता है बेटा, हमने माइनस करना है इसके अंदर टरबाइन का कितना हिस्सा, और वो कैसे निकालेंगे। पहले हम जो आज टरबाइन मिल रहा है, 6 साल बाद जो मिल रहा है वो 45 लाख का मिल रहा है। अब हम इसकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, मतलब वो फर्स्ट डे कितने का पड़ता, फर्स्ट डे कितने का पड़ता, तो उसके लिए उसने मुझे 5% का आपके पास में डिस्काउंट रेट दिया है। तो बेटा हम ये कह रहे हैं कि टरबाइन जो है उसकी कॉस्ट 45 लाख है, पर ये एट एंड ऑफ 6th ईयर है। हम ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट डे कितने का पड़ता, क्योंकि मैं उस वैल्यू से निकाल के लाऊंगा, इंडिविजुअली तो पता नहीं था। तो हम जो आज छठे साल बाद मिल रहा है उसकी पहले क्या निकाल लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू, और फिर उस पे 6 साल की डिडक्शन। और वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, 5% आपका पी फैक्टर है, तो आपने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.05, छठे साल का पी फैक्टर निकालना है, 1.952, 0.907, 0.863, 822, 783 और 0.746। तो 0.746 आ रहा है इंटू 45 लाख। तो आपके पास 3357, वो आगे तक डेसिमल तक लिया तो इसलिए आ गया 0.7, वो 3357,900, 3 डेसिमल तक लोगे 3357 आएगा, 4-5 डेसिमल तक ले जाओगे तो आपके पास उतना बन जाएगा, ठीक है ना। अब वो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब ये फर्स्ट डे की वैल्यू आ गई, अब इस पे 6 साल की डेप्शन लगेगी, तो 3357,900 डिवाइड बाई 10 इंटू 6,
तो 6 साल की इतनी डेप्शन लगती, तो आज वो इतने का होता, आज वो इतने का होता हिस्सा, क्योंकि फर्स्ट डे तो पता नहीं था, पता होता तो मैं खुद ही कर लेता। तो हमने क्या किया, जितने का आज पड़ रहा है उसकी पहले फर्स्ट शेयर की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, अब उस पर 6 साल की डेप्शन लगाई, तो आज इट मीन्स कि हम ये कह रहे हैं इस 40 लाख के अंदर में टरबाइन के हिस्से की वैल्यू इतनी है, तो उसे करो हटाओ और नए वाले को ऐड करो। तो नए वाले को ऐड कर दिया, तो ये रिवाइज वैल्यू आ गई, जिसे आने वाले 4 सालों में डिवाइड कर देंगे, आने वाले 4 सालों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है हमारा जब आपके पास में कोई पार्ट रिप्लेस किया जाता है, एंड अगर उस इंडिविजुअल पार्ट की बेसिकली ओरिजिनली में बाइफर्केशन नहीं दिया, तो जिस साल करते हो वो इस साल करने का, ठीक है। सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने सेडिमेंट में दिया भी है, जो हम क्लास में करते भी है बेटा, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि न्यू है ये क्वेश्चन। अगला है AS 11 का क्वेश्चन, अगला AS 11 का क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन क्या है, बंसल कंपनी लिमिटेड ने इंपोर्ट करे बेटा रॉ मटेरियल वर्थ $12 12,000 के 15 जनवरी 2024 को। इस दिन एक्सचेंज रेट था 68 पर डॉलर का, इस दिन एक्सचेंज रेट जिस दिन खरीदे उस दिन 68 है। पेमेंट इसकी करीब 5 मई को, उस दिन एक्सचेंज रेट हो गया 64। तो बेटा खरीद रहे हैं 15 जनवरी को, इस दिन रेट है 68, पेमेंट करिए 5 मई को, इस दिन रेट है 64। ईयर एंड पे 31 मार्च को रेट कितना हो गया है, क्योंकि ईयर एंड पे क्लोज करना होगा, 65 है। कह रहा है अकाउंटेंट जो कंपनी का था उसने एंट्री डाली 31 मार्च को, एडजस्ट कर दिया द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को फॉर डिफरेंस बिटवीन 64 एंड 68 पर $। महान 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 अकाउंटेंट है, कह रहे हो क्या ये ट्रीटमेंट सही है AS 11 के हिसाब से। बेटा उसने तो दो गलतियां करी, उसने क्या किया, इन दोनों के डिफरेंस का ₹4 का डिफरेंस डाल दिया किताबों में। क्या हो गया उसको, बेटा हमें तो ईयर एंड पे ईयर एंड का रेट का लेंगे ना, हम तो क्या करेंगे, ये अलग लेंगे ये अलग लेंगे, भाई पहले ईयर एंड का लेंगे। भाई हमारे लिए जो क्रेडिटर है वो एक मॉनेटरी आइटम है, जो पैसे देने हमने, और उसके लिए क्लोजिंग रेट लेंगे, और जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में जाएगा। अब वो 65 से कंपेयर होगा और वो पीएनएल में जाएगा, मैंने बोला वो अलग से रॉ मटेरियल कंज्यूम में, वाला रॉ मटेरियल कंज्यूम में नहीं जाता। उसने दो गलतियां करी, एक तो डिफरेंट कंपैरिजन किया, उसने 68 और 64 का डिफरेंस डाल दिया, और दूसरी गलती उसने क्या करी, पीएनएल में नहीं लेके क्या उसे रॉ मटेरियल कंज्यूम में एडजस्ट कर दिया, नहीं उसे पीएनएल में अलग से फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के नाम से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 31 मार्च 24 वाले साल में ₹3 का तो अलग से गेन रिकॉर्ड होगा, क्योंकि डॉलर का रेट कम हो रहा है, कम हो रहा है। और अगले साल में 65 से आपके पास में 64 हो रहा है, तो ₹1 का नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड हो रहा है। तो पहले ₹3 कम हुआ, फिर ₹1 कम हुआ, तो वो अगले साल रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। वो ₹1 का गेन जो है, आप ये नहीं करते, और वो पीएनएल में जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड की बात लिखी है और वैल्यूज बताई है। AS 11 के हिसाब से बेटा इनिशियल रिकॉग्निशन जो होगी, आप एंट्रीज इसमें बिल्कुल डाल के दिखा सकते हैं, हम लेक्चर में एंट्री सीखते हैं। भाई परचेज जो आपके पास जो क्रेडिटर आ रहा है वो अप्लाई होगा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का रेट, और जिस दिन खरीदे उस दिन का रेट कितना था 68, तो इतने पे आपके पास दिखाया जाएगा। तो आप परचेज टू क्रेडिटर करेंगे, आप एंट्री भी डाल सकते हैं विच इज रॉ मटेरियल परचेज एंड इट्स क्रेडिटर्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस डेट। फिर बैलेंस शीट डेट पे सच ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट पे, और उसे 65 पे दिखाएंगे, तो 12,000 इंटू 65 इतने पे, इरिस्पेक्टिव चाहे पेमेंट आप अगले साल कर रहे हो। जो डिफरेंस ₹3 का है वो हमारा 36,000 जो बनता है वो एक्सचेंज गेन दिख जाएगा इस साल में, ठीक है ना। और विथ नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से एडजस्ट नहीं होगा, वो ₹3 का गेन दिखेगा। अगले साल सेटलमेंट डेट पे कंपनी अलग से रिकॉर्ड करेगी फिर से पीएल में एक्सचेंज गेन, अब ₹1 का होगा, क्योंकि अब 65 पे दिख रहा है, तो आपके पास कितने में लाना है उतने में। तो पिछले साल एंट्री जैसे डली होगी क्रेडिटर टू एक्सचेंज डिफरेंस ₹3 के हिसाब से, अब वही डलेगी क्रेडिटर टू एक्सचेंज डिफरेंस टू एक्सचेंज गेन टू बैंक, पे कर दोगे ना, तो ₹1 का आपके सारा है। तो जैसे यहाँ पे ₹3 के हिसाब से डल रही है, ₹3 इंटू 12,000 करना होगा। वैसे अब अगले साल क्या डल रही होगी, 65 पे आ गया वो, टू एक्सचेंज डिफरेंस इंटू 12,000 करना है बेटा, मैं इंटू 12,000 नहीं करना, मैं सिर्फ इंटू रेट का कर रहा हूँ। ये ₹1 और टू बैंक जो हमने पे किया 64, ठीक है ना, इंटू 12,000 करना होगा, ऑब्वियसली वो बात है, ठीक है ना। तो वो आपके पास होगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो अकाउंटेंट ने करी है ऑफ कंपनी इज इनकरेक्ट, वो AS 11 के हिसाब से नहीं है। कंक्लूजन जरूर देना जब भी वो पूछेगा सही है कि गलत है, 99% केस में वो गलत ही होता है, ठीक है ना। तो वो आपके पास आ रहा है।
तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है बेटा एएस नंबर 14 का आसान सा क्वेश्चन है अमेलगमेशन का परचेज कंसिडरेशन निकालने का, जो हम फर्स्ट लेक्चर में ही करते हैं क्योंकि परचेज कंसिडरेशन को लेके है। आस्था लिमिटेड इज अब्जॉर्ब बाय निश्चा लिमिटेड। कंसिडरेशन क्या है? लाइबिलिटीज टेक ओवर वगैरह भी करेंगे, पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन देंगे नॉट एक्सीडिंग 10,000, एक्चुअल में क्या खर्चा 10,000 9,000 लगा। 9% डिबेंचर्स ऑफ द 50,000 एट प्रीमियम ऑफ 20% देंगे थ्रू 8% डिबेंचर्स इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25% ऑफ फेस वैल्यू। तो डिबेंचर्स वालों को डिबेंचर्स देने की बात कर रहे हैं। एंड पेमेंट ऑफ 15 पर शेयर इन कैश, अलॉटमेंट ऑफ 3 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each एंड 4 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर एवरी 5 शेयर्स इन आस्था लिमिटेड। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वेंडर के? 1.5 लाख शेयर से 10 वाले। बताओ परचेज कंसिडरेशन कितनी है? बेटा परचेज कंसिडरेशन में क्या कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन का खर्चा लेते हो जो आप रीइंबर्स करते हो? नो। डिवेंचर वालों को लेते हो? नो, क्योंकि सिंपली स्टैंडर्ड क्या बोलता है जो भी अमाउंट किसको दिया जा रहा है? शेयर होल्डर्स को। तो जो डिवेंचर होल्डर्स को दे रहे हो पीसी का पार्ट नहीं होता। तो जो मैंने आपके पास में डिफरेंट पेन से अंडरलाइन किया वो नहीं आएगा, जो ग्रीन से किया वो आएगा, जो शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, ठीक है ना? तो परिभाषा जरूर लिख दीजिए ऑलवेज। The term consideration has been defined as aggregate of shares and other securities issued and the payment made in the form of cash or other assets by transferring company to the shareholders of the transfer company. तो परचेजिंग कंपनी जो पुरानी कंपनी के शेयरहोल्डर्स को देते हैं वही आता है। तो जो पेमेंट ट्रांसफरिंग कंपनी के द्वारा डिबेंचर होल्डर्स और आउटसाइड लायबिलिटीज को दिया जा रहा है वाइंडिंग अप जो है वो इसका पार्ट नहीं होता है। तो क्या क्या दे रहे हो बेटा? उसके 1.5 लाख शेयर था उसके एंगल से चलना, 15 रुपये पर शेयर तो कैश दिया। फिर हमने बेटा 3 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 10 वाले हर 5 के बदले, तो ये हर 5 के बदले दे रहे हैं ना, 3 प्रेफरेंस शेयर है तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 3 और ये 10 रुपये पे है तो इतनी वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे। हर 5 के बदले 3 दे रहे तो 1.5 लाख के बदले कितने होंगे? 90,000 शेयर्स 10 रुपीज़ के हिसाब से। और ऐसे ही 4 इक्विटी शेयर दे रहे 10 वाले पर वो 20% प्रीमियम मतलब 12 रुपये पे दे रहे हैं और वो भी हर 5 के बदले आ रहे हैं। तो 1.5 लाख इंटू 4/5 और ये 12 पे दे रहे हैं तो ये इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, ये प्रेफरेंस थे 1440। तो ये आपकी परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मेरे को नहीं लगता कि मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, ठीक है ना? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जो आपका था। देन अगला क्वेश्चन देखेंगे एएस नंबर 16 बोरिंग कॉस्ट का आ रहा है बेटा। एएस नंबर 16 बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन है। हाउ विल द इंटरेस्ट बी कैपिटलाइज when the qualifying assets are funded by borrowing in the nature of bonds that are issued at discount। कह रहे जी आप कैसे कैपिटलाइज करेंगे अगर क्वालिफाइंग एसेट को कहां से फंड किया गया? बॉन्ड्स के थ्रू, और उन बॉन्ड्स को हमने कभी डिस्काउंट पे इशू किया था। डिस्काउंट पे कर सकते हैं जैसे डिबेंचर बॉन्ड वगैरह डिस्काउंट पे इशू हो जाते हैं। तो अभी चलो हम इसमें बात करते हैं, एक बार पूरा पढ़ देता हूँ बेटा क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड ने इशू किए ईयर 1 में एक 3 ईयर का 10% पर एनम इंटरेस्ट जो एनुअली देंगे बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपए एट अ प्राइस ऑफ 90,000 टू फाइनेंस अ क्वालिफाइंग एसेट विच इज रेडी फॉर इट द इंटेंडेड यूज एट द एंड ऑफ ईयर 2। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इफ कंपनी यूजेस फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो इंग्लिश लिखी है बहुत भारी भरकम, समझना जरूरी है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। जब आपने बॉन्ड इशू किया होगा तो आपने एंट्री पता क्या डाली होगी? बैंक डिस्काउंट ऑन इशू टू 10% बॉन्ड। आपने क्योंकि उसे 90,000 पे इशू किया तो 90,000 बैंक में आया होगा, 10,000 डिस्काउंट में गया होगा और 1 लाख टोटल है बॉन्ड में। अब आप इंटरेस्ट भी दोगे हर साल, देना तो कितने साल तक है? 3 साल तक। 1 लाख का 10% तो 10,000 आएगा। क्या वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? क्योंकि ये जो पैसे उठाए हैं ये हमारे क्वालिफाइंग एसेट के लिए, और वो क्वालिफाइंग एसेट हमारा दूसरे साल के एंड में जाके बन रहा है। चाहे हमने बॉन्ड के पैसे 3 साल बाद देने, तो बताओ कितने साल का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? सर 2 साल का। भाई तब तक का तो कैपिटलाइज करते जब तक एसेट बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो 10,000 का पहले साल का, 10,000 का दूसरे साल का, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। मेन आपकी नॉलेज आ रही है जो स्टैंडर्ड की डेफिनेशन देता है बोरिंग कॉस्ट की। क्या बोरिंग कॉस्ट मींस ओनली इंटरेस्ट कॉस्ट? द आंसर इज नो। क्या वर्डिंग थी सर? इंटरेस्ट कॉस्ट एंड रिलेटेड चार्जेस जो आ रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस वगैरह है, डिस्काउंट और प्रीमियम रिलेटेड टू द बोरिंग। बेटा अगर आपने डिबेंचर या बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू किए तो ये भी तो आपका नुकसान है। आपने वापस 1 लाख करने, आपको 10,000 कम मिल रहे तो 10,000 भी तो आपकी कॉस्ट ही है। तो 10,000 जो नुकसान है
जो आपका ये लगा है डिस्काउंट और इशू का, ये भी तो खर्चा है, ये भी तो बोरिंग कॉस्ट का ही पार्ट है, ये भी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट है। और इसे हम अपने पास में 3 सालों में स्ट्रेट लाइन बेसिस के हिसाब से अपने पास राइट ऑफ कर रहे हैं। तो अब ये 3 सालों में धीरे धीरे पीएनएल में जाने की बात होती, और ये पीएनएल में नहीं जाएगा, मतलब ये भी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा, ये भी पीएनएल में नहीं जा रहा, ये भी बोरिंग कॉस्ट की वजह से एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए है। तो पहले 2 साल का, क्योंकि तीसरे साल का एसेट बन जाएगा, वो तो पीएल में जाएगा। तो उसे स्ट्रेट लाइन बेस में कर रहे हैं। तो यहां पर में इंटरेस्ट तो है ही, साथ में वो भी है। तो बोरिंग कॉस्ट की परिभाषा क्या बोलते हैं? बोरिंग कॉस्ट आर द इंटरेस्ट एंड द अदर कॉस्ट विच आर इंकर्ड बाय एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम रिलेटेड टू बोरिंग, वो भी कंपोनेंट है बोरिंग का। तो बोरिंग कॉस्ट कंप्राइज द इंटरेस्ट पेबल एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जितना अमोर्टाइज किया। ध्यान देने वाला पॉइंट है, इंटरेस्ट तो आना ही आना है, जो डिस्काउंट है वो भी तुम्हारा बोरिंग कॉस्ट का ही पार्ट है। अब भाई आपके एंसिलरी कॉस्ट भी आती है, लाइक सीए वगैरह की फीस है, फाइनेंस चार्ज, इंस्पेक्टर फाइनेंस लीज है, एक्सचेंज डिफरेंस भी आता था अगर फॉरेन से उठाया तो इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोकल बोरिंग माइनस फॉरेन बोरिंग करके। तो सारी चीज, सिर्फ ब्याज नहीं है, ब्याज प्राइमरीली होता है पर बाकी चीजें भी आ सकती है, तो यहाँ वो आ गया, ठीक है ना। तो बोरिंग कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट उसे कैपिटलाइज किया जाता है। और कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट की कब बंद कर देते हो? जब सारी एक्टिविटीज टू प्रिपेयर द एसेट फॉर यूज और सेल आर कंप्लीट। तो हमें ओनली वो हिस्सा अमोर्टाइज डिस्काउंट का कैपिटलाइज होगा जो रिलेट कर रहा है उस पीरियड का ड्यूरिंग विच आपका एसेट बन रहा है। तो भाई 2 साल का, तो 2 साल के ही हमने खर्चे लेने, 2 साल के लेने, तो ब्याज 3 साल लगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट 3 साल है, टोटल आपकी इतनी है। पर इसमें से कैपिटलाइज कौन सा करेंगे? सिर्फ ये वाला और ये वाला, ये नहीं होगा क्योंकि एसेट बनकर तैयार हो गया था ये 2 के बाद। वही बात नीचे लिखी, इन द अबव केस अमाउंट ऑफ बोरिंग कैपिटलाइज वुड बी इतना इन ईयर 1 एंड ईयर 2। जो इतना लग रहा है ईयर 3 का वो एक्सपेंस होगा क्योंकि एसेट रेडी फॉर यूज हो गया था, एसेट रेडी फॉर यूज हो गया था। तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन नहीं आया बट कॉन्सेप्ट डिस्कस था, मतलब हम जनरली क्वेश्चन करते हैं वहाँ ब्याज ही होता है, पर बोरिंग कॉस्ट की परिभाषा को हमने सीखा हुआ, तो नॉर्मल थॉट लगाएंगे आपका इजीली आंसर हो जाएगा, कोई ऐसा मिनिमल रॉकेट साइंस ही। हाँ, क्वेश्चन किया नहीं होता ऐसा तो बच्चे को लगता है और अजीब सा आगे पता नहीं क्या ही होगा, अगर आप आराम से सोचोगे तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका इजीली क्वेश्चन हो जाना था बट न्यू आपके लिए था। अगले वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है, नोट्स में भी आरटीपी 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 लिखते लिखते जगह खत्म हो जाती है, सबसे पॉपुलर है, ठीक है ना। कंपनी के इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ चार्जिंग एट कॉस्ट लेस 5%। तो एक सेगमेंट दूसरी सेगमेंट को जो गुड्स बेचती है, ट्रांसफर कर रही है एक प्रकार से, वो कॉस्ट से कम पे कर रही है, 100 के चीज 95 पे। मार्केट प्राइसेस जो है वो जनरली 20% अबव कॉस्ट है, कहते जो वैसे मार्केट में दाम होता है वो कॉस्ट से 20% ज़्यादा बेचा जाता है नॉर्मली। बताओ क्या पॉलिसी अडॉप्टेड बाय कंपनी सही है कि नहीं है? तो बेटा बहुत बड़ा डिस्क्लोजर है, एक सेगमेंट दूसरी सेगमेंट को अपनी तरफ से जिस मर्जी प्राइस पे दे सकती है, हाउएवर द पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट। अब वो कॉस्ट पे दे, कॉस्ट से कम पे दे, कॉस्ट से ज्यादा पे, इट हैज नथिंग टू डू कि आप मार्केट में कितने में दे रहे हो, तो आपकी अपनी इंटर सेगमेंट ट्रांसफर पॉलिसी हो सकती है। पॉलिसी आपकी जो भी उसे डिस्क्लोज करना है, कल को चेंज करते हो तो उसे डिस्क्लोज करना आवश्यक है, वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, आप किस पे दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका डिस्क्लोजर दे दीजिए। तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यह 17 क्या बोलता है? यह 17 यही कहता है कि इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स शुड बी मेजर्ड ऑन द बेसिस दैट एंटरप्राइज एक्चुअली यूज टू प्राइस दोस ट्रांसफर। आपने उसी पे दिखाना है जिस पे आपने एक्चुअली भेजा। अब ये तो ना भेज रहे हो 95 पे, रिकॉर्ड करोगे 120 पे, तो जिस पे भेज रहे हो उसी पे दिखाओगे। द बेसिस ऑफ प्राइसिंग इंटर सेगमेंट ट्रांसफर एंड एनी चेंज शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी आपका बेसिस है उसमें चेंज करोगे उसे डिस्क्लोज करना। हेंस एंटरप्राइज की अपनी खुद की पॉलिसी हो सकती है और वो ट्रांसफर कॉस्ट, बिलो कॉस्ट, मार्केट प्राइस किसी भी हो सकता है। जो भी पॉलिसी फॉलो करो उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो और डिस्क्लोज कर दो। देयरफॉर इन द गिवन केस कंपनी की जो पॉलिसी वो सही है अगर उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं और उसे डिस्क्लोज कर देना, ये हमारी पॉलिसी है, कल को चेंज होगा तो उसका भी डिस्क्लोजर देना है, ठीक है ना। तो यह हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला आ रहा है बेटा AS 18 का क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है। विल ट्रांजेक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड या रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। क्या जो रिलेटेड पार्टीज, क्या रिश्तेदारों के साथ आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई कंसिडरेशन चाहे नहीं आ रही, ट्रांजेक्शन हुई है, क्या उसे डिस्क्लोज करना है? और आगे क्या लिख रहा है? ए लिमिटेड की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है विच सेंट्रलाइजेज द पब्लिक रिलेशन फंक्शन फॉर द होल ग्रुप ऑफ ए लिमिटेड एंड इट सब्सिडरीज।
तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का आपका काम है और आपका अपने ग्रुप को आप ए लिमिटेड पूरा और सब्सिडरीज को आप अपने पास में उनका सर्विसेज दे रहे हैं। कोई चार्जेस हाउएवर लेवी नहीं करता ए लिमिटेड अपनी सब्सिडीज पर, अकॉर्डिंगली ये ट्रांजेक्शन्स को कोई अकाउंटिंग रिकॉग्निशन नहीं होता, क्योंकि हम कोई चार्जेस नहीं लेते तो हमें इफेक्टिवली कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं डाल रहे, हम कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं डाल रहे, सर्विसेज दी जा रही है पर कंसिडरेशन ही एंट्री नहीं डाल रहे। क्या ये रिलेटेड पार्टी आपके पास में ट्रांजेक्शन रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर अंडर AS 18 होगा इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए? ऑब्वियसली वो स्टैंड अलोन पूछेगा। देखो कंसोलिडेटेड में तो कैंसिल हो जाएगा भाई, ए अपनी में दिखाएगा, सब्सिडरी अपने में दिखाएंगे तो कॉमन में तो कैंसिल होता ना आपस की, तो उसने स्टैंड अलोन में पूछा, तो स्टैंड अलोन में आएगा तो आंसर इज यस। बेटा कुछ जरूरी नहीं है ना पैसे लो, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसे दिखाया जाएगा जो भी आपकी रिलेटेड पार्टीज के साथ हो रही है। तो these transactions would require disclosure under AS 18 in the standalone financial statement of A Limited. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टी रिगार्डलेस ऑफ वेदर नॉट प्राइस इज चार्ज, आपने प्राइस चार्ज किया चाहे नहीं किया, अगर कोई भी आपके पास में ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स ऑब्लिगेशन हो रहा है तो यहाँ पे रिसोर्सेज ट्रांसफर किए जा रहे हैं लिमिटेड टू सब्सिडीज, चाहे प्राइस चार्ज नहीं हो रहा है, हेंस वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है और उसका डिस्क्लोजर भी किया जाएगा। तो डिस्क्लोजर होगा उसके इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ऐसी सब्सिडीज भी दिखाएगी एक प्रकार से। हाउएवर कंसोलिडेटेड में वो कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है ना, कंसोलिडेटेड में वो कैंसल आउट हो जाता है। देन अगला क्वेश्चन है AS 19 का, बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है, आसान सा है। कह रहा मनी लिमिटेड ने मशीन लीज करी किसको? हेलो लिमिटेड को, ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। वैल्यूज इन लैक्स है, फेयर वैल्यू है मशीन की दे रहा 24 लाख, लीज टर्म है 5 साल, हर साल का लीज रेंट दे दिया बेटा, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है और IRR है। डिस्काउंट रेट्स आपको दे दिए 500 सालों के, वैसे दे देते हैं IRR तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको दे देता है जितने डेसिमल तक हम उतने तक लेते हैं। कहते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बताओ, तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम किसकी बुक्स की बात होती थी? लेसर, और ये निकलता था बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या थी सर? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था लीज रेंटल, लीज रेंटल कितना पूरे आना है प्लस टोटल रेजिडुअल वैल्यू, गारंटीड प्लस अनगारंटीड। लेसी की बुक्स में सिर्फ गारंटीड होता था, तो यहाँ पे इफेक्टिवली 4 लाख का लीज रेंटल है और 5 साल तक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा 4 लाख इंटू 5 प्लस रेजिडुअल वैल्यू, तो ये गारंटीड है और ये टोटल, तो गारंटीड अनगारंटीड दोनों करके टोटल ही आना है, तो 0.8 भी आएगा और अनगारंटीड कितना हो गया इस दोनों का डिफरेंस 0.7, तो आप सीधा भी 1.5 भी बोल सकते हो। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और इसी की क्या करनी है? प्रेजेंट वैल्यू से माइनस कर देना, इसी की प्रेजेंट वैल्यू से माइनस कर देना, अनअर्न्ड फाइनेंसिंग इनकम आ जाएगी। तो सिंपल है, 4 लाख का तो 5 साल तक है, प्लस गारंटीड और अनगारंटीड दोनों आता है, तो टोटल रेजिडुअल वैल्यू में से गारंटीड माइनस करेंगे तो अनगारंटीड आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP जो आ रहा है विच इज नेट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको लेते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना बेटा? पहले वो निकाल के दिखा दिया, 4 लाख इंटू 5 प्लस गारंटीड प्लस अनगारंटीड, तो 21,50,000। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? वो आपके पास में 4-4 लाख बेटा, यहाँ लंबे तरीके से किए, आप क्या कर सकते हो इन पांचों पी फैक्टर को ऐड करके 4 लाख इंटू सीधा ही कर दीजिए, और 80 और 70 पे लास्ट ईयर का पी फैक्टर लगा दिया, तो वो टोटल हो जाएगा। आपको ये इंडिविजुअली सब टोटल करने की लोड नहीं है कि पहले गारंटीड के बाद दिखाओ फिर अनगारंटीड का अलग दिखाओ, ठीक है ना, आप बोलो MLP लेसर प्लस अनगारंटीड, नो, आप सीधा ही कर दो सारे का एक लाइन में, और इसे करने का आसान तरीका क्या है? 4 लाख इंटू जो 500 साल का पी फैक्टर है, एन्यूटी फैक्टर जो बोल देते हैं हम लोग, और लास्ट ईयर का 1.5 लाख है इंटू 0.4972, तो ये एन्यूटी फैक्टर, एन्यूटी वर्ड क्यों लिख रहा हूँ बेटा मैं? 500 सालों का जो है इसका जो टोटल है, तो ये तो इकट्ठी हो जाएगा, और 1.5 लाख टोटल पे ही आना है इंटू 0.4972, वो एक ही लाइन में आ जाएगा, इतना लंबा करने की दिखाने की लोड क्या है, ठीक है ना। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या हो गया? ग्रॉस माइनस नेट, और जिसे अगर स्प्लिटअप करने को कहता तो हम टेबल बना देते, स्टार्टिंग फ्रॉम 1345852 से, तो हम टेबल बना देंगे, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी मेरे को नहीं लगता आएगी, आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, वैल्यूज आप चेक कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था ये वाला, बहुत बार आपके पास किया हुआ है। अगला आ रहा है बेटा AS 20 का क्वेश्चन, अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। कहता है XYZ लिमिटेड की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है BC लिमिटेड, तो कंपनी की सब्सिडरी है तो वो उसकी होल्डिंग हो गई। ग्रुप अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, तो वो अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं
XYZ लिमिटेड अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको लॉस हुआ है 2 करोड़ का, जबकि कंसोलिडेटेड में जो प्रॉफिट है पूरे ग्रुप का वो 40 लाख रुपीज है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, सब्सिडरीज वगैरह का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, खुद का तो लॉस है, तो सब्सिडरीज का प्रॉफिट मिला के आपका टोटलिटी में 40 लाख का प्रॉफिट है। अब XYZ लिमिटेड जो है उसके 5 लाख एक्चुअली में शेयर्स है आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 24। फर्दर उन्होंने ऑप्शंस भी दिए थे इक्विटी शेयर्स के एज एट दैट डेट, तो उनके ईसॉप्स वगैरह भी है। उन ऑप्शंस में 1 लाख शेयर जो है वो कंसीडर टू बी द शेयर्स इशूड फॉर नो कंसिडरेशन, मतलब जो पोटेंशियल है, मतलब वो ये शेयर्स है जो हम अपने पास निकालते हैं ना, फेयर वैल्यू माइनस आपका करके बेटा एक्साइज प्राइस डिवाइड बाय फेयर वैल्यू, मतलब जितना कंसेशनल के अगेंस्ट में है, मतलब जिसके लिए सर्विसेज आ गई बट अल्टीमेटली शेयर नहीं इशू किए तो वो नो कंसिडरेशन, मतलब सीधा पोटेंशियल इक्विटी शेयर ही दे दिए। यहाँ से वो देने की लोड नहीं पड़ेगी एक्साइज प्राइस क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, कि हम खुद निकाले पोटेंशियल कितना, खुद ही बता दिया। कहता है कोई चेंजेस नहीं है इनकम में और एक्सपेंसेस में दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन एक्सरसाइज ऑफ दीज ऑप्शंस। तो कोई आपका फर्क नहीं पड़ना कि डाइल्यूटेड के समय। हमसे कह रहा है कैलकुलेट करो बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस XYZ का, सेपरेट का भी और ग्रुप का भी, तो दोनों बताने हैं, सेपरेट और ग्रुप। अब बेटा यहाँ पर मैं आपके साथ जब ईपीएस बात करते हैं तो बेसिक ईपीएस आता है और एक डाइल्यूटेड आना है, इतनी सी बात है। मतलब प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में कुछ, बट एक छोटा सा पॉइंट है समझने वाला, बस वो मेरे को आपको बताना है जो डिस्कस पॉइंट है। इधर 2 करोड़ का प्रॉफिट है और शेयर्स कितने हैं, 5 लाख, बेसिक आ जाएगा। ये स्टैंड अलोन में है, ये किसमें, स्टैंड अलोन में, तो -40। और डाइल्यूटेड आपके पास ये स्टैंड अलोन में आ रहा है, और कंसोलिडेटेड में क्या हो रहा होगा, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, 40 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख शेयर है, तो वहाँ आपके पास आ गया 8। अब जब डाइल्यूटेड निकालेंगे तो हमारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितने हैं, वैसे हम बोलते हैं 1 लाख है। तो अब यहाँ पे आप 2 करोड़ को डिवाइड करेंगे कितने से, 5 लाख वो है, 1 लाख वो है, और यहाँ पे आप 40 लाख को डिवाइड करेंगे 5 लाख प्लस 1 लाख। पॉइंट समझाना है मेरे को आपको, ठीक है ना। तो 40 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास ये तो आ गया 6.67, और यहाँ 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 6 लाख -33.33। बेटा हमें स्टैंडर्ड एक छोटी सी बात कहता है, डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से कम नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेंशियल इक्विटी शेयर की परिभाषा क्या थी कि जब आपका प्रॉफिट जिससे कम हो रहा हो या लॉस बढ़ जाए फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यहाँ चलो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की बात नहीं है, सारा नॉर्मल है, कंटिन्यूइंग है, तो व्हेन पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या है, जिनके कन्वर्जन पे आपका जो बेसिक ईपीएस है वो कम हो जाए, पोटेंशियल कंसीडर करने के बाद आपका बेसिक ईपीएस कम हो जाए, या लॉस अगर है तो बढ़ जाए। यहां लॉस कम हो रहा है, यहां लॉस कम हो रहा है, तो ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स में कंसीडर नहीं होंगे, स्टैंड अलोन वाले में। तो यहां पे इसे 5 लाख से डिवाइड किया जाएगा और ये 40 ही रिपोर्ट होगा। ये पॉइंट है ध्यान देने वाला, और ये किया हुआ पॉइंट है। अब ये नहीं है कि हम अपने पास बोले कि सर नहीं किया, हम पढ़ते हैं ना कि पोटेंशियल ये एंटी डाइल्यूटिव हो गए ना, तो आपके पास में हमने क्या बोला है कि वो कम होना चाहिए। डाइल्यूटिव आपके पास जब कम होगा तभी आपका कंसिडर होगा, बढ़ नहीं सकता। तो हमारा जो डाइल्यूटेड ईपीएस भी रिपोर्ट होगा फॉर द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्या ही रिपोर्ट होगा, -40। हाँ कंसोलिडेटेड में तो क्योंकि प्रॉफिट था तो वो कम हो रहा है, यहाँ लॉस कम हो रहा है, लॉस आपका बढ़ेगा तो दिक्कत ना आती, ठीक है ना। तो ये इसलिए आपके पास में आंसर जो है ये वाला बनेगा। यहाँ सारी इंग्लिश वगैरह परिभाषा यही है, देखो ये 8 है, कंसोलिडेटेड में 6.66 आ गया, 40 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, 40 लाख डिवाइड बाय 6 लाख। यहाँ 2 करोड़ डिवाइड बाय 5 लाख स्टैंड अलोन में है -40, और यहाँ भी 2 करोड़ डिवाइड बाय 5 लाख ही है -40। ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पे 6 लाख नहीं है, यहाँ 5 लाख है। तो हम बोलते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो होते हैं उन्हें डाइल्यूटिव तब मानते हैं जब उनकी कन्वर्जन पे आपका कम हो जाएगा प्रॉफिट पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग। इन दिस केस अगर ऑप्शंस को हम कंसीडर करते हैं सेपरेट के लिए तो वो डाइल्यूटेड लॉस पर शेयर आपका इतना पहुंच जाएगा, तो ये एंटी डाइल्यूटिव हो गया, तो इन ऑप्शंस को हम डाइल्यूटिव में कंसीडर नहीं करेंगे। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाइल्यूटेड ईपीएस हमारा बेसिक के तौर पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। देखो ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखने का, बच्चा सोचता है यार अंग्रेजी लिखनी है, क्या लिखेंगे, नॉर्मल देसी भाषा, टेक्निकल प्रोविजन लिखिए, आपका क्या बनता है, जो मैंने बात करी वही आपके पास आ रहा है और रिपोर्ट कर दिया बस।
नंबर आपको आपके पूरे मिल जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, डिट्टो सेम क्वेश्चन ही क्या कॉन्सेप्चुअली बात करी हुई है, तो वही चीज है। मैं फिर भी बोल रहा था कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं कि यार न्यू है, बट स्टैंडर्ड अब कोई ना कोई यार चीज, तो हम तो एप्लीकेबल लॉ ही सीखेंगे ना, क्वेश्चन तो कोई भी बन के आ सकता है, तो वो नया टाइप से बना दिया, काफी बिल्कुल सेम ही है, डिट्टो ही है, ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ पे आ रही थी। देन अगला आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है एएस नंबर 22 का आ रहा है। एएस 22 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर करते हैं अपने अकाउंट्स एनुअली ऑन 31 ऑफ मार्च। एबीसी लिमिटेड अपने अकाउंट्स बनाते बेटा 31 मार्च को। 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने एक मशीन खरीदी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000। मशीन की वैसे यूजफुल लाइफ 3 साल है और उसकी एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू 0 है। ऑल दो इट इज एलिजिबल फॉर 100% फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर टैक्स पर्पज। तो टैक्स में फर्स्ट ईयर में मिल रही है। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं हम लोग लेक्चर में। द स्ट्रेट लाइन मेथड इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर द अकाउंटिंग। तो अकाउंट्स में 1.5 लाख को 3 साल में बांट दो, टैक्स में पहले ही पूरे साल में 1.5 लाख की डेप्शन मिल जाएगी। उसके जो प्रॉफिट है बिफोर डेप्शन एंड टैक्स वो हर साल के 2 लाख ईच ईयर और कॉर्पोरेट टैक्स का रेट 40% ईच ईयर है। तो कहते हैं जो हमने मशीन खरीदी है 1.5 लाख की इन 2022, उससे हमारे को टैक्स सेविंग हो जाएगी 60,000 की। कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमारा एज्यूम टू बी सेम इन द ईच ऑफ द 3 ईयर्स है, वो सेम ही चल रहा है 40% टैक्स का रेट। बताओ डेफर टैक्स कितना और जनरल एंट्रीज डाल दीजिए, ठीक है ना। और फिर अगला भी एक पूछ रहा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेफर टैक्स अगर टैक्स रेट जो है बेटा अगले 2-3 सालों का ये इतना इतना है। ओह, तो ये भी आपके साथ डिस्कस है, मैं अलग से स्पेशल केस कराता हूँ अगर टैक्स रेट चेंज हो जाए। तो टैक्स रेट जब चेंज होता है ना क्यूमुलेटिव में निकालते थे, ठीक है ना। नॉर्मल टैक्स रेट है और एक चेंज वाला है। तो जो हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन है आई थिंक असाइनमेंट क्वेश्चन का ही, उसमें हम बिल्कुल सेम करते हैं। तो बिल्कुल वही टाइप का क्वेश्चन है। हाँ वैल्यूज हो सकता है मेरे ख्याल चेंज हो, मुझे वैल्यूज नहीं याद, बट ये बिल्कुल आपका लेक्चर 1 में जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है। तो बेटा उसमें टैक्स रेट चेंज करके मैं आप लोगों को कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर ध्यान से देखोगे मेरे साथ में, तो पहले हम नॉर्मल बात करते हैं टैक्स रेट से में, फिर हम बात करेंगे चलो अलग से। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, सबसे पहले आपका प्रॉफिट बिफोर, यहाँ पे इन थाउजेंड्स रिपोर्ट किया हुआ है क्योंकि पूरा नहीं किया, पूरा कर दो बेटर रहता है। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्शन इन टैक्स इतना है। फिर एसेट कितने का था, 1.5 लाख का, जिसके 3 सालों में डेप्शन मिलेगी तो 1.5 लाख था। तो 3 सालों में डिवाइड होकर कितनी कितनी मिली, 50,000। तो ये 50 माइनस हो गया, कितना आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 150। तीनों साल का सेम है। अब हमने पहले क्या माइनस करना है बेटा, टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स। करंट टैक्स किस पे लगेगा सर, जो टैक्स के हिसाब से बना है टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम में क्या हो रहा है, वहां 200 में से पहले साल पूरा ही 150 माइनस हो गया। तो वहां तो 200 में से पूरा 150 माइनस हो गया, उसका 40% लग रहा है, तो 20 आ गया। तो 50 आपके पास 1000 का 40%। और अगले सालों में तो डेप्शन है ही नहीं टैक्स में, तो वो सीधा 200 पे लग रहा होगा अगले दोनों सालों में। ये कौन सा टैक्स निकला, अभी करंट टैक्स निकला। ये कौन सा निकला, करंट टैक्स। तो करंट टैक्स कैसे निकल रहा है फिर से बता देता हूँ बेटा। प्रॉफिट बिफोर डेप्शन टैक्स तो सेम है, 200 200 200। टैक्स के अंदर पहले साल में 150 माइनस हुआ है, तो 150 माइनस करके 50 आया, 50 का 40%। और अगले सालों में कोई डेप्शन है ही नहीं, तो 200 का ही 40% आ रहा है, तो वो करंट टैक्स हो गया। अब आता है डेफर टैक्स। तो बेटा डेफर टैक्स के लिए सिंपल सी बात है, टाइमिंग डिफरेंस देखना है आपने। तो टाइमिंग डिफरेंस अगर आप देखोगे यहाँ स्ट्रेट अवे लग सकता है। तो पहले साल में कितना है, पहले साल में सर अकाउंट्स के अंदर में डेप्शन माइनस करी 50,000, टैक्स में माइनस करी 150, तो 1 लाख का डिफरेंस है। और अगले दोनों सालों में वो 50-50 रिवर्स हो जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, टैक्स के अंदर में डेप्शन कितनी है, टैक्स के अंदर में डेप्शन डली है 1.5 लाख, अकाउंट्स में डली है 50,000, जिसकी वजह से टैक्स में और अकाउंट्स में जो प्रॉफिट में फर्क है, यहाँ प्रॉफिट देखो 150 का है, यहाँ प्रॉफिट देखोगे 50 का है, तो वो 1 लाख का डिफरेंस आ गया। 1 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि डेप्शन टैक्स में ज्यादा डली। ज्यादा डेप्शन डलने की वजह से आज मैं गवर्नमेंट को टैक्स कम दे रहा हूँ, 20,000 ही तो दे रहा हूँ ना, क्योंकि खर्चा ज्यादा डल गया डेप्शन का, तो आज टैक्स कम दे रहा हूँ, आने वाले सालों में ज्यादा दूंगा, क्योंकि आने वाले सालों में डेप्शन नहीं डलेगी। तो मैं इस 1 लाख के ऊपर क्या करूंगा बेटा, 40% के हिसाब से क्या बना दूंगा, डेफर टैक्स लायबिलिटी 40,000 की। और अगले सालों में क्या हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ डेफर टैक्स लायबिलिटी 40% के हिसाब से रिवर्स हो जाएगी 20-20। तो पहले साल में 40,000 की लायबिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि आज टैक्स कम दे रहा हूं, आने वाले सालों में दूंगा, और अगले साल में रिवर्सल ऑफ डिटेल होगा।
तो ये 40 आपके पास देखेंगे तो ये आ गया डेफर्ड टैक्स, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस ओरिजिनेटिंग ड्यूरिंग द ईयर लीडिंग टू डीटीएल। तो आप इसका अलग से सेपरेट वर्किंग नोट जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाते हो और सिर्फ यहाँ लिख दो डीटीएल। तो ये आपके पास आ गया, और फिर जो रिवर्स हो रहा है डीटीएल का तो वो 2020 रिवर्स हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास में टैक्स एक्सपेंस आ गया टोटल, और माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये आपको नीचे वाला दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो पूछ नहीं रहा है, ये आपकी कॉमन सेंस के लिए। भाई बैलेंस शीट में कितना देखेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो पहले साल 40 का देखेगा, अगले साल 20 का रिवर्स हो गया तो 20 रह गया और अगले साल 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इन्होंने वही कहानी लिखी है, वो कहानी आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपसे पीएनएल पूछ रहा है, आप सिर्फ वर्किंग नोट बना के दिखा दीजिए, ठीक है ना। हाँ, एंट्रीज मांगे तो एंट्रीज क्या डलेगी पहले साल, सर पहले साल पीएनएल 2 आपके पास करंट टैक्स की जो बनी, या प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दीजिए, वो कितनी बनी थी 20,000 का बना था हमारा, और पीएनएल 2 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आया था 40,000 जो बनाया। करंट टैक्स की 20,000 है, डेफर्ड टैक्स की 40,000 है। अगले साल जाएंगे तो करंट टैक्स हमारा कितना था 80,000, और जो हमने रिवर्स करा डीटीएल टू पीएनएल, तो रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना। और अगले साल में अगेन पीएनएल टू करंट टैक्स 80,000 और डीटीएल टू पीएनएल 20,000। तो ये हमारे पास में क्या होगा बेटा, नॉर्मल कोर्स में जब टैक्स का रेट सेम है तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा, जब टैक्स का रेट सेम है। अब बात आती है जो उसने बोला बेटा टैक्स का रेट वेरी कर रहा है, तो बेटा जब भी टैक्स का रेट वेरी करेगा तो हम हमेशा क्यूमुलेटिव अप्रोच से चलते हैं। तो जैसे आपके साथ में हम बात करते हैं 2022 है, 2023 है, 2024 है, तो यहां बोलते हैं ओपनिंग कितना क्रिएट किया, कितना रिवर्स किया, और बैलेंस या क्लोजिंग। तो पहले साल ये 0 है, ये 1 लाख का टाइमिंग डिफरेंस है, तो बैलेंस कितना है 1 लाख। हम एज ऑन डेट से चलते हैं, ये अगले साल आ गया, अब 50 का रिवर्स हो गया तो बचा कितना है 50। अगले साल 50 का भी डिफरेंस अभी बढ़ा है, तो ये 50 का रिवर्स हो गया, कितना हो गया 0। अब टैक्स का रेट 40% है बेटा, अब ये जो अगले साल में कितना है, अगले साल में 35% है, फिर 38% है। अब जो वैल्यू आती है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की वैल्यू आ रही है बैलेंस शीट वाली, तो 40,000, 35,000, सॉरी 50,000 का 35%, 17,500 और नील। तो हम पहले साल डीटीएल क्रिएट कर रहे हैं 40 से, अब अगले साल 40 से 17,500 ही चाहिए मुझे। अब तो मैं कितना रिवर्स करूंगा, डिफरेंस है 22,500 रिवर्स कर दूंगा, ज्यादा नहीं चाहिए ना, क्योंकि दो वजहों से हो रहा है। एक तो 20,000 का इसलिए रिवर्स हो गया जो रिवर्स हो गया टाइमिंग डिफरेंस, एक 5% मैंने ज्यादा बनाया हुआ है क्योंकि टैक्स रेट कम हो गया, तो इफेक्टिवली इसलिए हो गया। तो अगले साल जो एंट्री डलेगी वो डलेगी डीटीएल टू पीएनएल 22,500 से, तभी तो वो बैलेंस कितने पहुंचेगा 17,500 पे आएगा ना, अभी टिल डेट निकलता है। नॉर्मल में भी लगा सकते हो पर लोड नहीं है क्योंकि सीधा रेट तो सेम ही है, और फिर ये 0 हो गया तो अब 17,500 पूरा ही रिवर्स हो जाएगा। ये अप्रोच हम लोग बेटा कब फॉलो करते हैं जनरली, जब टैक्स का रेट चेंज होता है तो हम क्यूमुलेटिव चलते हैं, एज ऑन डेट निकालते हैं कितने, तो एज ऑन डेट डिफरेंस पे कितनी लायबिलिटी होनी चाहिए, पहले साल कितनी थी अब कितनी होनी चाहिए, तो वो रेट क्योंकि चेंज हो रहा है, रेट क्योंकि चेंज हो रहा है। तो यहां पर मैं अगर देखेंगे तो उन्होंने वही निकाला है, डेफ पर अगर रेट चेंज होता है तो एंटरप्राइज को आपके पास एडजस्ट करना जा रहा है टैक्स रेट जो आपका इनेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। और एक्यूमुलेटेड चलते हैं तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड इस ईयर कितनी कितनी होगी, ये इतनी होगी 40, ये इतनी होगी 17,500 और ये इतनी होगी। तो कितना अमाउंट डेबिट क्रेडिट टू पीएनएल होगा बेटा, पहले साल ये पीएल में डेबिट हो रहा है, अगले साल ये रिवर्स हो रहा है पीएल में क्रेडिट। तो अब एंट्री भी डाल के जरूर दिखा दीजिए, उसने सिर्फ वैल्यूज पूछी थी, उसने पहले केस में एंट्रीज पूछी थी और फिर पूछा था सिर्फ डेफर्ड टैक्स बता दो, तो एंट्रीज की कोई जरूरत नहीं थी पर अमाउंट बताना था कितने का चाहिए और कितना रिवर्सल हो रहा है, तो वो हमने बता दिया।
और यही मैंने आपके साथ सीखा है। तो वो अगर रेट चेंज हो रहा है तो कैसे करते हैं, वो वाली चीज़ है। इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में का चाहे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, पर फिर भी मैं बच्चों को इसलिए हमेशा कराता हूँ क्योंकि आ सकता है, और वो आपके सामने आरटीपी में डाली थी उन्होंने, ठीक है ना, आरटीपी में डाली दिया तो ऑलरेडी किया वही था हमारे पास, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किया हुआ था। अगला है एएस नंबर 23 का क्वेश्चन बेटा, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाला जो है स्टैंडर्ड। ए लिमिटेड ने इन्वेस्ट करे ₹1,00,000 टू एक्वायर 10% स्टेक इन्वेस्टमेंट नंबर 1 इन बी लिमिटेड, एंड दोबारा इन्वेस्ट करे ₹3,00,000 टू एक्वायर एडिशनल 20% इन्वेस्टमेंट टू। तो एक बार 10% शेयर खरीदे, एक बार 20% खरीदे। नेट एसेट वैल्यू जो बी की है रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट डेट्स पे बता दी, पहले दिन इतनी थी अब इतनी है। तो जिस दिन एक्विजिशन करी, तो ये हमारा वो डिफरेंट टाइम्स पे एक्विजिशन है जो हम अपने पास क्वेश्चन करते भी है। डिटरमिन वेदर द बी लिमिटेड इज एन एसोसिएट, क्या वो एसोसिएट है, ऑब्वियसली यस यार, डेफिनेशन पूरी लिख दो। बस सिग्नल इन्फ्लुएंस है, वो कैसे आ सकता है, आपके पास में लॉ है, आपके पास में कंट्रोल, आपके जो वो आपके पास ओनरशिप से आ जाता है, और वो हम क्या बोलते हैं 20% उससे ज़्यादा है तो हम जनरली मान ही लेते हैं कि आपके पास सिग्नल इन्फ्लुएंस है, अनटिल अनलेस की प्रूव हो जाए कि उससे ज़्यादा पे भी नहीं है। तो यहाँ पे तो 30% हो गया तो एसोसिएट बन जाएगी। और गुडविल भी बता दीजिए, वो दोनों का अलग अलग आ जाएगा करके। तो यहाँ पर पहले परिभाषा लिख दी, एसोसिएट इज एन एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जो ना सब्सिडी ना जॉइंट वेंचर है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आ सकता है, शेयर ओनरशिप स्टैट्यूट एग्रीमेंट से। और शेयर ओनरशिप में क्या है बेटा, अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडी कितने है 20% है, उससे ज़्यादा की, तो प्रिज्यूम किया जाता है कि उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, अनलेस क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट हो जाए कि ज़्यादा होने पर भी हम इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि 30% इन्वेस्ट किया है तो वो हमारी एसोसिएट हो जाएगी, सिंस ए लिमिटेड का 30% शेयर है उसमें, तो वो एसोसिएट होगी। अब निकालना कैसे बेटा, इंडिविजुअल निकालेंगे वो तो। 1,00,000 खरीदे उस दिन, नेट एसेट कितने थे 7.5 लाख, और हमने कितने खरीदे 10%, तो 7.5 लाख का 10% करेंगे 75,000 आ जाएगा, 1,00,000 माइनस 75,000, तो ये गुडविल आ जाएगी 25,000। वो अगले पेज पे लिखी होगी मैंने, चलो यहीं लिख दी। तो इन्वेस्टमेंट माइनस शेयर इन नेट एसेट्स जो आपके पास आ रहा है, तो ये 25,000 की गुडविल आ गई पहली वाली। फिर अगली बार में कितने दिए, 3,00,000 रुपए दिए, और 20% है तो 12.5 लाख का 20%, तो 3,00,000, 12.5 लाख का 20%, तो ये भी गुडविल आ गई। तो दोनों गुडविल है तो दोनों ऐड ही हो जाएगी, एक गुडविल है कैपिटल जब होता तो नेट कर देते, ये गुडविल है कैपिटल जब होता तो नेट कर देते, जो ज़्यादा होता वो दिख जाता नेट करके। दोनों गुडविल ऐड हो जाएगी, दोनों कैपिटल जब है तो ऐड हो जाते हैं, बस सिंपल है। और ये क्या करना होता है, सिर्फ डिस्क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं ना कि लाइन बाय लाइन आइटम कंसोलिडेट करते हैं जो सब्सिडरी में होता है ना, यहाँ तो सिर्फ डिस्क्लोजर करना है। और जो पोस्ट प्रॉफिट्स की हिस्सेदारी होती है वो एक प्रकार से हमारा क्या किया जाता है, बस ऐड किया जाता है जिसमें होल्डिंग का हिस्सा रीवैल्यू करते हैं। अगला AS24 का बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो किया होता है हमने डिस्काउंटिंग ऑपरेशन में। व्हाट आर द डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS24 फॉर डिस्काउंटिंग ऑपरेशन, कह रहे डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, और 4 एग्जांपल्स दे दो उन एक्टिविटीज के दैट डू नॉट नेसेसरी सेटिस्फाई क्राइटेरिया ए ऑफ द पैरा 3 ऑफ AS24 बट माइट डू सो इन कॉम्बिनेशन विद अदर सर्कमस्टांसेस। तो वो 4 ऐसी चीजें जिन्होंने स्पेशली बोलते हैं डिस्काउंटिंग मत मानना अनटिल अनलेस की डेफिनेशन में आ जाए। तो पहले तो डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन क्या है, क्या क्या चीजें बतानी है स्टैंडर्ड ने, मेन स्टैंडर्ड है ही क्या, डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। तो वो क्या क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बताओ डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस की, वो बिजनेस है कि जोग्राफिकल सेगमेंट है 17 के हिसाब से, डेट एंड नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट बताओ, क्योंकि आईडी ही हमारे पास दो होते थे कि बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट है या आपने प्लान बना लिया और उसको आपने अनाउंसमेंट ऑफ द प्लान भी कर दी, ठीक है ना, दोनों में से जो पहले है कि डेट और पीरियड जिसमें डिस्काउंटेंस एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, कितना समय लगेगा डिस्काउंटेंस को, अगर वो पता है डिटर्मिनेबल है। ये थे जनरल डिस्क्लोजर्स, तो मैंने नाम देता हूँ जनरल। अब आ रहे हैं स्पेसिफिक, क्या क्या बताना है, एसेट लाइबिलिटीज आपके पास वगैरह सारी चीजें, तो बैलेंस शीट डेट कैरिंग अमाउंट, एसेट्स को कितने डिस्पोज करने, लाइबिलिटीज कितनी आनी है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस बताने हैं कितने आपके पास में डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के। फिर प्री टैक्स प्रॉफिट लॉस बताना है और टैक्स एक्सपेंस बताना है, और जिसको वैसे तो हम दी ऑन दी फेस ऑफ P&L बताते हैं, बाकी चीज़ें तो आप नोट टू अकाउंट में डिस्क्लोजर दे देंगे, पर ये ऑन दी फेस ऑफ P&L होता है, सेपरेटली दिखाया जाता है आपका P&L में, जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है वहाँ लिखा हुआ है नीचे जाके, आप नीचे जाके हम देखते हैं, हम बताता भी हूँ क्लास में कि आपके पास में इसे तो सेपरेटली दिखाते हैं जो प्रॉफिट लॉस आ रहा है आपके पास में और टैक्स एक्सपेंस, और फिर कैश फ्लोज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के ऑफ द डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो एसेट लायबिलिटीज, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस एंड टैक्स एक्सपेंस और कैश फ्लोज वो आपको बताने हैं, ये स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है। और फिर हमारे पास जो वो 4 चीज़ें जिसे डिस्कंटिन्यूइंग नहीं मानते नॉर्मली आपके पास, तो वो आपके पास पैरा 3 वैसे तो डेफिनेशन देता है, तो कुछ एग्जांपल्स है जिन्हें हम अपने पास कंसिडर नहीं करते हैं,
करा जा सकता है अगर कंडीशन पूरी हो जाए। सबसे पहले क्या था, ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन। तो एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन आप धीरे धीरे कम करते जा रहे हो, ठीक है ना, तो वो आपके पास में नहीं है। डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली अब्रप्टली सेवरल प्रोडक्ट्स जो है ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस, एकदम से ही बंद कर दिया आपने, ठीक है ना। या शिफ्टिंग करना एक जगह से दूसरी जगह, या क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट या कॉस्ट सेविंग। तो एग्जांपल देते हैं भाई, प्रोसेस 1 2 3 है, एक प्रोसेस 1 वाला ही सिर्फ बंद कर रहे वर्क इन प्रोग्रेस का, क्योंकि हमें वो सेमी फिनिश मार्केट से सस्ता मिल जाता है, तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो रही है, कॉस्ट सेविंग हो रही है, तो वो। तो ये 4 हमारे एग्जाम्पल्स है जो हम बोलते हैं कि जिन्हें डिसकंटिन्यूइंग जनरली नहीं मानते पर माना जा सकता है अगर वो डेफिनेशन को पूरा है, तो जनरली इनको हम कंसिडर नहीं करते ऑन दी फेस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा एएस नंबर 26 का, विच इज इंटेंजिबल एसेट का एएस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, कह रहे 23-24 में एंटरप्राइज ने खर्चा इंकर करा टू डेवलप एंड प्रोड्यूस अ रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एज फॉलोज। तो उसमें फेजेस दे रखे हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6, फेज 7, अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं। कंप्लीशन ऑफ डिटेल प्रोग्राम, कोडिंग टेस्टिंग है, टेक्निकल फिजिबिलिटी का, अदर कोडिंग टेस्टिंग, प्रोडक्ट मास्टर, डुप्लीकेशन करी, फिर पैकेजिंग। कहता है फेज 2 के बाद जाके इट वॉज एस्टेब्लिश की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्निकली फिजिबल है फॉर द मार्केट। कह रहे हैं व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज एज सॉफ्टवेयर कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ कंपनी ऑन द बैलेंस शीट। बेटा फेज 2 तक का खर्चा तो कौन सा है, रिसर्च फेज का खर्चा ऑब्वियसली, तो वो तो एक्सपेंस है, पीएनएल में चला जाएगा, क्योंकि जब तक टेक्निकल फिजिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं होती, हम बोलते हैं ना पैरा 44 की कंडीशन पूरी नहीं होती, तब तक आपके पास में क्या है, वो रिसर्च फेज का खर्चा है। तो उसने खुद ही लिख दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे वर्ड लिख दिया था फॉर एस्टेब्लिशिंग टेक्निकल फिजिबिलिटी, तो तब तक वो रिसर्च फेज का खर्चा है। उसके बाद डेवलपमेंट फेज चालू हो जाएगा, और वो ये आपके पास में 3 आ गए जो डेवलपमेंट है, क्योंकि उसके बाद जो है ये कैपिटलाइज होगा, डेवलपमेंट फेज। ये तो डेवलपमेंट की बात है ना, अब डुप्लीकेशन कर रहे हैं बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, एक और ट्रेनिंग मटेरियल्स वगैरह है या पैकेजिंग कर रहे हैं, तो वो तो रेवेन्यू खर्चा आ गया। तो आपका तो बनाने का हमने लेना है, वो तो बाद में आपका कह रहे हैं डुप्लीकेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग मास्टर्स वगैरह पैकेजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला आपके पास आ जाएगा, तो ये 45 बना जो रिसर्च है, ये वाला 42, 54, 67,000 जो कैपिटलाइज होगा। तो एक बार देख लेते हैं, कहते हैं कॉस्ट इंकर्ड, सेम क्वेश्चन किया हुआ है, इन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शुड बी चार्ज टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, जब तक टेक्निकल फिजिबिलिटी आपकी एस्टेब्लिश नहीं हो जाती, वो हो रही है डिटेल प्रोग्राम डिजाइन पे। इन दिस केस 45,000 तो क्या है, खर्चा है, ठीक है ना, वो खर्चा है। और कॉस्ट इंकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, जब तक वो आपके पास में बन नहीं जाता, वो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है 67,000, ठीक है ना। और उसके बाद जो डुप्लीकेशन करी और जो ट्रेनिंग मास्टर फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर पैकेजिंग करी, वो डेवलपमेंट के बाद का है, तो वो आपका एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा जिस साल हुआ। तो पहले वाला रिसर्च फेज का खर्चा हो गया, वो सीधा पीएल में, उसका डेवलपमेंट फेज का जो कैपिटलाइज हो रहा है, और उसके बाद वाला जो है वो रेवेन्यू खर्चा है, क्यों बनने गया वो तो आपके पास डेवलप हो ही चुका है, आपका सॉफ्टवेयर जो बन चुका है, ठीक है ना। देन वन मोर AS 29 का क्वेश्चन, नया फ्रेम्ड क्वेश्चन बेटा, और बहुत ईजी है आपके पास। कहता है इस साल में QA लिमिटेड ने डिलीवर करे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स टू कस्टमर के। तो एक कंपनी ने बने बनाए प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक कस्टमर को दिए, के को प्रोडक्ट्स फॉल्टी निकले, खराब निकले, और 1 अक्टूबर 23 को कस्टमर के ने लीगल एक्शन कंपनी के अगेंस्ट में शुरू कर दिया, क्लेमिंग डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉसेस ड्यू टू सप्लाई ऑफ द फॉल्टी प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली कंपनी ने क्या किया, सप्लाई करी, सेल करी, उसको प्रोडक्ट खराब निकला, उसने हमारे अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया, उसने बोला जी मेरे को नुकसान हुआ, तो उसने हमारे अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया, ठीक है नहीं, 1 अक्टूबर 23 को। इन्वेस्टिगेशन पे पता चला QA लिमिटेड ने डिस्कवर किया कि जो प्रोडक्ट्स फॉल्टी थे वो क्योंकि डिफेक्टिव रॉ मटेरियल की वजह से थे, जो उसने सप्लायर ऐप से लिए। ओह मजे की बात आ गई, हमने जिसको सेल करी के को, उसने हमारे अगेंस्ट केस किया। अब हमें पता चला अपनी इन्वेस्टिगेशन में, अरे ये प्रोडक्ट खराब क्यों निकला, ओह इसमें तो जो रॉ मटेरियल है ना, जो मैं ऐप से खरीदता हूँ, जो मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ ऐप से, वो खराब था, वो खराब था, तो मैं भी अब उसके अगेंस्ट केस कर देता हूँ। तो उसने बोला कंपनी ने, इसीलिए 1 दिसंबर को जाके 2-1 महीने बाद जाके कंपनी ने अब लीगल एक्शन कर दिया एफ के अगेंस्ट में, क्लेमिंग डैमेज रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल। उसने फिनिश गुड्स के अगेंस्ट में किया, हमने अपने रॉ मटेरियल के अगेंस्ट में कर दिया, भाई तुमने डिफेक्टिव दिया, इसलिए हमें देखो हमारे केस झेलना पड़ रहा है। QA लिमिटेड ने एस्टिमेट किया कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बोथ द लीगल एक्शंस
द एक्शन ऑफ के अगेंस्ट क्यू एंड एक्शन ऑफ क्यू अगेंस्ट एफ इज वेरी हाई, कि आपके पास में जो है दोनों के आपके पास जो लीगल एक्शन की प्रोबेबिलिटी हाई है। 1 अक्टूबर 23 को क्यूए लिमिटेड ने एस्टिमेट किया दैट द डैमेजेस इट वुड हैव टू पे के वुड बी 5 करोड़। जिस दिन उसने हमारे अगेंस्ट में वैसे एक बार के लिए केस फाइल किया, हमें लग रहा है मतलब कि 5 करोड़ देने पड़ेंगे। जिस दिन किया ये एस्टिमेट रिवाइज हो गया था 5.2 करोड़ पे ईयर एंड पे एंड 5.25 करोड़ पे 15 मई को, और केस इवेंचुअली सेटल हुआ 1 जून 2024 कर लेंगे बेटा, 22 गलती से लिखा हुआ है 24, ऑब्वियसली पहले थोड़ा ना हो जाएगा, 2 साल पहले थोड़ा ना केस फाइल। तो 1 जून 24 जिस दिन कंपनी ने एक्चुअली में पे कितने किए डैमेजेस इतने, तो अलग अलग डेट्स पे चेंज होता क्या ना, इनिशियली अलग था, ईयर एंड पे अलग हुआ, फिर 15 मई को थोड़ा सा और चेंज हो गया, 1 जून को एक्चुअली देने पड़े 5.3। कहते हैं 1 दिसंबर 23 को क्यूए लिमिटेड ने एस्टिमेट किया कि उसे जो मिलेगा वो इतना मिलेगा एफ से। ये एस्टिमेट रिवाइज हो गया 3.6 करोड़ 31 मार्च को और 3.7 करोड़ 15 मई को, और इवेंचुअली सेटल हुआ 1 जून 24 जिस दिन उसने पे किए 3.75 करोड़। तो ये हमें मिलने की बात हो रही थी जो हमने केस फाइल किया था, ठीक है जी। क्यूए लिमिटेड अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 प्रोवाइडेड 3.6 करोड़ एज दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन 26 अप्रैल। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो 15 मई का डेट है ना, इसका रेलिवेंस खत्म हो गया, क्योंकि हमें एएस नंबर 4 भी आ जाता है। हम कब तक का लेते हैं, जब तक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हो जाती। तो ऑब्वियसली हम मतलब अगर उसके लिए वो एडजस्टिंग इवेंट बनने की बात होती ना, पर यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट 26 अप्रैल को ही होगी, तो 15 मई का रेलिवेंस और 1 जून का रेलिवेंस खत्म हो जाएगा। मतलब अगर हम प्रोविजन बनाने की बात करेंगे तो 31 मार्च को ही जो हमारा एस्टिमेट हम उसी की बात कर लेंगे, तो 15 मई और 1 जून का रेलिवेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो अगर 5 जून को जाके होता तो हम बोलते भाई 1 जून अच्छा आपके पास एग्जिस्टेंस हो रही थी और बाद में एविडेंस मिला तो हम अपने पास ठीक करके दिखाते, पर यहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 26 अप्रैल ने वो बात क्लियर कर दी कि 15 मई और उसका 1 जून का इफेक्ट जो भी आना है वो अगले साल ही आना है 1 जून का। क्या कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन फॉर द क्लेम फ्रॉम कस्टमर के एज पर एएस, इफ यस प्लीज गिव द रैशनल। क्या कंपनी को प्रोविजन बनानी चाहिए के वाले के ने जो हमारे केस में केस फाइल किया? सर डेफिनेशन की परिभाषा है, पैरा 14 बोलता है कि 3 कंडीशन है, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा और रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ऑब्लिगेशन आपके आगे, हमने फॉल्टी प्रोडक्ट दिया, उसने हमारे अगेंस्ट में केस फाइल किया, ठीक है ना। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, केस आ रहेंगे और एस्टिमेट आप कर सकते हो, तो आपको चांसेस हाई लग रहे हैं, ठीक है ना, कि आप केस हारेंगे। तो यहाँ पर मैं यस क्यूए लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन फॉर द क्लेम फ्रॉम द कस्टमर के एज पर एज नोटिस सिंस क्लेम इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज रिजल्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द फॉल्टी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करे थे। ऑल्सो प्रोबेबल है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। फर्दर रिलायबल एस्टिमेट को किया जा सकता है ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन जो है, तो रिलायबल एस्टिमेट किया जा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय 31 मार्च। तो 5.2 करोड़ वो क्यों ले रहा है बेटा, क्योंकि 31 मार्च को 5.2 करोड़ है, हम तो 31 मार्च को ही बनाएंगे ना प्रोविजन। 31 मार्च को 5.2 करोड़ था हमारे पास, तो 31 मार्च को 5.2 करोड़ है, तो 31 मार्च को 5.2 करोड़ की बनेगी, ठीक है ना। वो आ गया। अगर आंसर पहले का यस है, क्या एंट्री पास करोगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? पीएनएल टू प्रोविजन आपके पास जो लायबिलिटी साइड में दिख जाएगा, तो उन्होंने क्या लिखा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू करंट लायबिलिटी, वही है, वो करंट लायबिलिटीज में ही दिखेगा एक तरीके से, ठीक है ना। तो प्रोविजन फॉर क्लेम वर्ड यूज कर दो या करंट लायबिलिटी लिख दो, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एंट्री पूछ ली उसने। फिर व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एक्शन ऑफ क्यूए लिमिटेड अगेंस्ट द सप्लायर एफ एज पर एप्लीकेबल एज। कह रहे जो हमने केस फाइल किया था अपने सप्लायर के अगेंस्ट में, उसका क्या करेंगे? अरे वो तो पैसे मिलने हैं, तो जो पैसे मिलने होते हैं वो तो कंटीजेंट एसेट है, वो तो तभी रिकॉर्ड होगा अगर पूरा पक्का आपके पास में वर्चुअल सर्टिनिटी है विद कन्विंसिंग एविडेंस। जनरली वो तब बोलते हैं केस जीत ही गए, केस जीत ही गए, तो हम तब है, वो तो नहीं तो कंटीजेंट एसेट, और कंटीजेंट एसेट की हम एंट्री नहीं डालते, उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है ना। तो वो तो हमें पैसे मिलने की बात हो रही है। तो कहता है क्यूए शेल नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटीजेंट एसेट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ लीगल एक्शन इज वेरी हाई। जीतने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है ज़्यादा है, बट देयर इज नो कंक्रीट एविडेंस विच मेक्स द इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन। देखो दोनों केसेस में आपके पास में क्या है, जो आपने केस फाइल किया था आपके हारने की हाई है जो भी है, और इधर आपके पास में क्या आपके जीतने की हाई है, ठीक है ना। बट कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि वर्चुअल सर्टेनिटी। अगर आप ये मानते हैं कि वर्चुअल सर्टेनिटी है आपके पास में, वो जनरली कब आती है, जब केस जीत ही गए, ठीक है ना, तो हमारे पास होता, तो इसलिए अभी वो वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं है, तो वो कंटीजेंट एसेट है ओनली एंड शेल नॉट बी रिकॉग्नाइज। वो कंटीजेंट एसेट ओनली शेल नॉट बी रिकॉग्नाइज। कई बार बच्चों को इस क्वेश्चन में ये लगता है, मैं बता देता हूँ,
बच्चों को लगता है रीइंबर्समेंट का क्वेश्चन है, ये रीइंबर्समेंट नहीं है, दोनों केस अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि बेटा रीइंबर्समेंट की बात आ रही है आपके पास में कि हमारे पास में जो है अगले व्यक्ति को देंगे तो पिछले से आपके पास मिल ही जाने हैं, तो आप अपने पास पीएनएल में नेट करके दिखा दो, रीइंबर्समेंट को सेपरेटली दिखा दो ना। दो अलग अलग केसेस है अपने पास में, हो सकता है एक जीते एक हारे। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट कि एक के देने पे है वो रीइंबर्समेंट वहाँ पे आता था, ठीक है ना। तो वारंटी वगैरह के केस की हम बात करते थे, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते थे, ये अलग अलग है केस, तो वो नहीं है। तो जो वो वाला था, अब इसने इतनी कहानी आपको सुनाई, इतनी कहानी सुनाई, वैल्यूज दे दी, बच्चा यही सोचता रहता है पता नहीं वैल्यूज का क्या करेंगे, वैल्यूज का क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं सवाल में। आप समझ रहे हो, नॉर्मल है। और वैल्यूज वगैरह अलग अलग डेट्स पे देने की वजह से उसने कंफ्यूज कर दिया आपको बस, ठीक है। अगर ऑब्वियसली हमारा ये अप्रूवल बाय बीओडी जो हो रहा होता है वो 1 जून के बाद हो रहा होता तो हम अपने पास 5.3 की बनाते, क्योंकि फिर वो एडजस्टिंग इवेंट के हिसाब से हो जाता, तो वो वहाँ पे आपके पास चीज़ जरूर बन जाती, ठीक है ना, वो बात आपके पास आती। तो यहाँ पर में तो आपके पास कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो विद दिस आपके पास में बेटा पूरे का पूरा जो आरटीपी था हमारा डिस्कस हो जाता है। एंड होपफुली जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे वो सारे के सारे आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, सिंस समय मैं बोलूँगा इसलिए भी कम लगा इसको करने में क्योंकि सारे छोटे वाले आपके क्वेश्चन से कोई फुल फ्लेजिड नहीं थे, बैलेंस शीट और ये पीएनएल बनाने वाले इस आरटीपी के अंदर में। तो विद दिस आपका पूरा आरटीपी डिस्कस हो जाता है। एंड जो नए नए क्वेश्चन है वो आपको अच्छे समझ आओगे, काफ़ी क्वेश्चन आपके सिमिलर ही थे। अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने बेस्ट एफर्ट दीजिए, किसी प्रकार से आपने रुकना नहीं है, थमना नहीं है, लगे रहना है, मेहनत करते रहनी है, तभी हम अपने पास में जो ऐसी इंटर के एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। तो टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। बाय बाय। बाय बाय।